हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है यूपीएससी 101। आप सबका स्वागत करता हूं। एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं और पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक बार चैनल को आप क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों 28 अगस्त के करंट अफेयर की। आज की करंट अफेयर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है आज के करंट अफेयर के हिसाब से, वो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, पहली बात तो यार, जब हम ये करंट अफेयर बनाते हैं ना तो मैं कोशिश करता हूँ जितने भी अच्छे न्यूज़पेपर हैं, जितने भी आपके अच्छी गवर्नमेंट की जो न्यूज़ होती है, उनके इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, ठीक है, उनको मैं सबको कवर करूँ। जैसे आपको बताया मैंने द हिंदू हम कवर करते हैं, हम इंडियन एक्सप्रेस कवर करते हैं, हम प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB इसको भी हम कवर करते हैं। सो दीज आर द वेरियस प्लेटफॉर्म्स या वेरियस सोर्सेज जहाँ से हम जो है चीज़ों को लेके इकट्ठा करके आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो इसी के लिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, इसी बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप ये करंट अफेयर का शो करते हैं, ठीक है, सो आफ्टर दैट PDF आपको मिल रही है, उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो करंट अफेयर है ये इट्स कंप्लीट इन इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट है। इसके अलावा इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं से भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अपना दिमाग आप मत मारिएगा, ठीक है। दूसरी एक बड़ी बात और मैं आपको बताता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं एग्ज़ाम दूंगा 2025 में, 2027 में, 2036 में, 2056 में। मैं एग्ज़ाम दूंगा 21वीं शताब्दी के ख़त्म होने के बाद 22वीं शताब्दी में मैं पेपर देने का सोच रहा हूँ। कई बच्चे ऐसे कहेंगे सर मैं सन 2122 में पेपर दूंगा, तो क्या मुझे करंट अफेयर अभी पढ़ना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बड़ी बात ये है वो ये कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एग्ज़ाम देना है ना। यू डिसाइडेड कि यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम, सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। सबसे बधाई का पात्र हो गए हैं आप कि आपने डिसाइड किया कि आप UPSC का पेपर देंगे। तो जिस दिन से आपके दिमाग में आ गया ना UPSC का पेपर देंगे, दिमाग में तो आ ही गया। आप चाहे पेपर जो है आप 2 दशक के बाद दो या दूसरी शताब्दी में जाके दो या दूसरे जन्म में दो, लेकिन आप करंट अफेयर आप पढ़ने लग जाइए, बिकॉज आपने डिसाइड कर लिया है, ठीक है, कि आप क्या करेंगे। अब कईयों बच्चों के मन में नोशन रहता है कि यार करंट अफेयर पेपर में 1 साल का आता है। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा पेपर नहीं है जहां पर 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के आप एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल नहीं पूछा जाएगा कि बताओ हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने कहाँ विजिट किया। वो जो छोटे छोटे GK टाइप के सवाल है दोस्तों, वो UPSC नहीं पूछता यार, ठीक है, कि बताओ प्रधानमंत्री ने रिसेंटली किस चीज़ का उद्घाटन किया, ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही में कौन किसका मेंबर बना, ये बना वो बना, ठीक है, दीज ऑल थिंग्स आर रबिश। अगर आपको UPSC का करंट अफेयर पढ़ना है सो यू नीड टू गिव टाइम, ठीक है। यहाँ फैक्चुअल कुछ नहीं पूछा जाता, ऑल द थिंग्स आर कंसेप्चुअल्स, और कंसेप्ट्स बनाने के लिए ना आपको पढ़ना पड़ेगा एंड यू हैव टू गिव द टाइम, ठीक है। वो आपको डिजायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात समझ पाए। तो जब भी आपने तैयारी करने का सोच लिया, मन तो बन ही गया है आपका, ठीक है, चाहे आप एग्जाम देंगे 2150 के अंदर, ठीक है, 2150 मतलब अगले शताब्दी में, ठीक है, नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर, ठीक है, अगला जन्म होगा आपका, मुझे पता है, ठीक है। उस जन्म के अंदर में मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि फिर कुछ और सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा कि ज्योग्राफी इतना पढ़ा दिया यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, फिर आपके अगले जन्म में और मेरे अगले जन्म में तो मैं तो रहूँगा, ठीक है, मैं रहूँगा, मैं था भी पहले भी और मैं आगे भी रहूँगा, परंतु मैं उस समय आपको कुछ अलग पढ़ाऊँगा, अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं डिस्कस करूँगा। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी बच्चों का स्वागत है। एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, नाउ बिगिन दिस क्लास। सो UPSC CSC के लिए दोस्तों हमने 4 चैनल शुरू किए थे, ज्योग्राफी 101, UPSC 101, करंट अफेयर 101 और NCERT 101। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं गाइस, सब्सक्राइब ऑल दीज चैनल्स, इन चारों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ने के लिए ना, देखो ध्यान रखिएगा, ये मेरा नाम है सुमित कुमार। एक बार आप इस नाम से मुझे यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? फॉलो। एक बार जब आप फॉलो कर लेंगे ना, उसके बाद जब देखो मैं कोई भी क्विज करूँगा, मैं कोई भी क्लास करूँगा, स्पेशल क्लास लगाऊंगा या कोई भी प्लस कोर्स करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड इन दैट केस आप उसको ज्वाइन कर पाओगे। और जब भी आपको प्लस कोर्स में एनरोल करना है, जैसे अभी मेरा 5 सितंबर से इंडियन ज्योग्राफी का फ्रेश प्लस कोर्स आ रहा है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आ जाइए, ठीक है। कोड आपको ध्यान रखना है सुमित 10, सुमित 10 खास है, बाकी देखो आप समझदार हो, है ना।
याद रखना, जब भी आपके पास अनअकैडमी की रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी इधर उधर से फ़ोन करे तो फ्रॉड से बचने के लिए आपको पहले ही मैं ध्यान दिला दूं कि आप बोल दीजिए सुमित 10 कोड ही यूज़ करना है हमें। वो इधर उधर की बात कहेंगे, तुम्हें पटाएंगे पिलाएंगे, ठीक है, मत पटना ना पिलना उनसे, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, पटाएंगे तुम्हें कि अरे अरे ये भी ले लो, ऐसे सेम बात है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। सो ये मैं आपको समझा रहा हूँ। पिलाना मतलब वो भी सेम चीज़ होती है कि अपनी बातें आपको पिला रहे हैं, ठीक है, कि अपनी बोतल में आपको उतार रहे हैं कि ठीक है सही है सही है सही है, ठीक है, तो सही है मत हो जाना, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सुमित 10 कोड यूज़ करें। अभी एक ऑफर चल रहा है, अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें GS प्लस ऑप्शनल है, दोनों है, और अगर आप 2 साल का लेते हैं तो अनअकैडमी कहता है कि भैया अगर 2 साल में आपका सिलेक्शन ना हो तो आपकी तैयारी का जिम्मेदार जो है, आपकी तैयारी के लिए हम जिम्मेदार रहेंगे आगे, और इसीलिए सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करने पे आपको CSC एश्योर के तहत में 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ में 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको हम एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है। वाह। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं आज का पहला टॉपिक, ठीक है। आज का पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? टुडेज टॉपिक इज द UN इंडिया वोट अगेंस्ट द रशिया इन द UNSC। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहली बार भारत ने रशिया के अगेंस्ट में किसी मामले पे वोट किया है। आपको पता है दोस्तों, भारत और रशिया जयवीरू टाइप के मित्र हैं। आपको पता है ना, जब हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था ना, तो ये अमेरिका और जो UK है, ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए थे कि चलो इंडिया को मारते हैं चल के, ठीक है, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। रशिया आया था अकेला, रशिया ने अपना जो है एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध पोत जो है वो भेजा था, और ये दोनों डर के भाग गए थे, कह रहे यार रशिया आ गया। तो तब से ना हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है रशिया के साथ में। दुनिया चाहे कुछ भी गए, हम रशिया के अगेंस्ट में हम नहीं जाते, और हम करते, हम बहुत डिप्लोमेटिक स्टांस लेते हैं, और दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। पूरी दुनिया ने रशिया का तेल खरीदने से मना कर दिया था, पर भारत बोला भाई हम खरीदेंगे तेरा तेल, क्यों टेंशन ले रहा है। पूरी दुनिया सैंक्शंस को फॉलो कर रही थी, बट इंडिया बोला कि भाई ठीक है, रशिया हमारा ऑल टाइम ऑल वेदर फ्रेंड है, हम उसके साथ पे अपने संबंध खराब नहीं करेंगे। इतने सारे सैंक्शंस, इतने सारे प्रतिबंध लगाए पश्चिमी देशों ने, लेकिन भारत ने उसका कभी भी समर्थन नहीं किया। हालांकि भारत ने हमेशा कहा है कि रशिया को कि ठीक है भाई, यूक्रेन के साथ जो आपका चल रहा है ना मसला, वो हिंसा कोई उसका समाधान नहीं है, आप बैठिए बातचीत कीजिए, डिप्लोमेटिक तरीक़ों से आप उसका समाधान निकाल लेंगे तो वो बेहतर होगा। इस प्रकार से मार कुटाई करके, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके कुछ मिलने वाला है नहीं, तो ये जो है बार बार इंडिया जो है कह रहा है। अभी तक कितनी बार वोटिंग हुई होगी दोस्तों UNSC के अंदर में या यूनाइटेड नेशन के अंदर में? भारत या तो एब्सटेन रहता है, मतलब जाता ही नहीं है, या भारत जो है वो रशिया के अगेंस्ट में कभी वोट नहीं करता है। मैक्सिमम टाइम में भारत एब्सटेन रहता है, और इससे पश्चिमी देश और अमेरिका, स्पेशली अमेरिका, वो चिढ़ भी जाते हैं कई बार, अनॉय, ठीक है यार ये क्यों नहीं कर रहा इंडिया के साथ। हमारे देखें तो 2014 के बाद भारत और अमेरिका के संबंध बहुत बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड बढ़ा है, मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ा है, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा है, ट्रेड रिलेशन हमारी इंप्रूव हुई है, ठीक है, और इंडो पैसिफिक के अंदर में हम जो है अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हैं। बहुत अच्छी रिलेशंस है हमारी US के साथ में, बट डिस्पाइट दैट हम रशिया को बुरा भला नहीं कह रहे, ठीक है। तो रशिया को हम बुरा भला कहेंगे तभी मजा आएगा USA को, तो हम कह नहीं रहे उनको, तो वो भी परेशान है यार, ऐसा क्या दे रखा है रशिया ने इनको कि ये बुरा बोलते नहीं। लेकिन पहली बार दोस्तों जब से युद्ध छिड़ा है ना, भारत ने पहली बार रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है। अब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बता दूं कि रशिया के खिलाफ भारत ने वोट किया है। मुद्दा बहुत सिंपल सा था। देखो, यूक्रेन की एक इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है, मतलब 31वीं, आई थिंक मैं करेक्ट बोल रहा हूँ तो 31वीं एनिवर्सरी है यूक्रेन की, और इंडिपेंडेंस की एनिवर्सरी है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही थी, ठीक है। अब UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो एक 15 मेंबर बॉडी है, 15 मेंबर, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिसको हम P5 कहते हैं, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। भारत भी उन नॉन परमानेंट मेंबरों में से एक है, और भारत की जो मेंबरशिप है अब दिसंबर तक चलेगी। दिसंबर के बाद भारत की जो मेंबरशिप है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, UNSC की, जो भारत नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो मुद्दा क्या था, ये यूक्रेन का 31वीं स्वतंत्रता की एनिवर्सरी थी, तो UNSC की बैठक हो रही थी भाई, तो UNSC ने इनवाइट किया कि भाई, अब बेचारा यूक्रेन तो पिटा पड़ा है ना बुरी तरीके से, और पता है इसके पीछे है कौन है इसके पीछे? US और वेस्टर्न पावर। इन्होंने तो भड़का के पिटवा के रखवा दिया उसको। वो बेचारा सोच रहा था नाटो आ जाएगा, ठीक है, EU आ जाएगा, USA आ जाएगा, कोई नहीं आया, और उसको पिटवा दिया बेचारे को। अब जो बेचारा पिटा है, थोड़ा बहुत उसको मतलब
सांत्वना, पिटने के बाद, उसको पीटने के बाद कहता है ना कि यार तू चिंता मत कर, ऐसे पीठ थपथपाते हैं, वो करने के लिए जो यहाँ के यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, ठीक है, आपकी जो मीटिंग है ना यूएनएससी की, जो अभी 15 मेंबर की जो मीटिंग हो रही है, मैं इसके अंदर आना चाहता हूँ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ना इनफॉर्मल मीटिंग होती थी जो हमने कोविड के अंदर की थी, बट अब कोविड का पीक का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम नॉर्मल रूल और प्रोसीजर के ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे में वर्चुअल मीटिंग मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आना ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। अगर उनको आना है, अगर उनको हिस्सा लेना है तो वो इन पर्सन आओ ना, मतलब आके बातचीत करो, ठीक है। अब जेलेंस्की साहब जो हैं वो थोड़े डर भी रहे हैं, क्योंकि पता चला वो जब भी जा रहे हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जा रहे हैं, पता चला रशिया को उसके ठिकाने का, रशिया ने उसको भी चपेट लिया, ठीक है, बंदी बना लिया, कुछ ऐसे टाइप का हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं। बट रशिया ने इसी बात को अपोज किया कि अगर उनको आना है तो हम मना नहीं कर रहे, वो आना चाहते हैं यूएनएससी की बैठक में, तो आओ, एक मल्टीलेटरल फोरम है यूएनएससी, भाई आप भी यूएन के मेंबर हैं, हम भी यूएन के मेंबर हैं, बाकी लोग भी यूएन के मेंबर हैं, 193 देश जो हैं यूएन के मेंबर, यूनाइटेड नेशन के। तो यूक्रेन को आने का पूरा अधिकार है, लेकिन रूल ऑफ प्रोसीजर ये कहता है कि अगर इस मीटिंग में इनको आना है तो इनको इन पर्सन आना पड़ेगा, मतलब आओ, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं है भैया। पढ़ाई करनी है तो ऑनलाइन नहीं होगी अब, क्योंकि कोविड जा चुका, अब ऑफलाइन पढ़ो, ठीक है। ऐसा होता है ना, तुम्हारे दिमाग में भरम है ना, ठीक है ना भरम, जाओ दिल्ली जाओ पढ़ो ठीक है। तो ये बात जो है यहाँ पर बोली जा रही है, समझ में आ रही बात। तो फिर बोले, रशिया वाले बोले कि यार चलो ठीक है, एक प्रोसीजरल वोट कराओ। 15 मेंबर बैठे थे, कह रहे चलो वोट कराओ कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। वोटिंग हुई, तो इस वोटिंग के अंदर चाइना जो था वो एब्सटेन था, चाइना गया नहीं, चाइना को इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, चाइना गया नहीं इस वोटिंग के अंदर में। बाकी जो है 12 देश जो थे, बाकी जो देश थे ना, ठीक है, इंडिया ने भी इसका रशिया का, केवल रशिया खड़ा था, मतलब एक साइड में 13 देशों ने इसके सपोर्ट में वोट किया। इंडिया भी था कि ठीक है भाई, जेलेंस्की साहब आके बोल ही तो रहे हैं, वो बोलेंगे भी क्या, ठीक है, बुरा भला कहेंगे, रशिया ने बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने यही वही सब बातें कही कि अगर रशिया को अभी नहीं संभाला गया तो आज तो हम यूक्रेन के ऊपर हुआ है, ये कल को किसी और पड़ोसी देश के ऊपर हमला करेगा, ठीक है। घुसपैठ करने की इसकी आदत हो गई है, इसने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर डिजास्टर की ओर धकेल दिया है, बार बार ये न्यूक्लियर हमलों का धमकी देता है, ठीक है। चिनोबल के अंदर में एक 6 न्यूक्लियर रिएक्टर वाला एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, यूक्रेन के अंदर, उसमें से एक न्यूक्लियर रिएक्टर इनके हमले की वजह से तबाह हो गया है, ठीक है। तो इन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग में धकेल दिया है जिसकी बहुत अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में। आपको पता है ग्लोबल ऑयल प्राइस किस प्रकार से बढ़ा है, तो वही बुरा भला आके, ठीक है, कुछ वो कहते गए। इसके साथ साथ अमेरिका जो है और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, 60 देशों ने एक इसके अंदर में एक रेजोल्यूशन रखा, और उस रेजोल्यूशन में कहा गया कि जो ये रशिया है ना, एक फिल्ट्रेशन ऑपरेशन चला रहा है। अभी फिल्ट्रेशन ऑपरेशन क्या है, देखो रशिया क्या कर रहा है कि यूक्रेन पे तो कब्जा कर ही लिया, तो जिन जिन भागों पे उसने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया ना, वहाँ के जो लोग हैं उनको पकड़ के ना वो रशिया के फार फ्लंग एरियाज़ में, साइबेरिया वाले एरिया में ट्रांसपोर्ट कर रहा है कि तुम वहाँ निकल लो, ठीक है, चलो तुम्हें, उनको डिपोर्ट कर रहा है, वहाँ भेज रहा है। तो इसको बोला गया है फिल्टरिंग ऑपरेशन, कि रशिया फिल्टर कर रहा है। अब रशिया फिल्टर क्यों कर रहा है भाई, इन लोकल आदमियों को भेज देगा रशिया में, वो वहाँ रहेंगे आराम से बढ़िया मस्त, और रशियंस लोगों को यहाँ पर लाके क्या कर देगा, बसा देगा, तो वो हमेशा रशिया के इंटरेस्ट में बोलेंगे, है ना, मे बी यही रीज़न होगा, और तो क्या रीज़न होगा, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में जो है एक रेजोल्यूशन आया, बट भारत ने उसके ऊपर ना तो कोई जॉइंट स्टेटमेंट दिया, इंडिया बोला जेलेंस्की को आने दो, ठीक है, बाकी हम और कुछ नहीं करेंगे, ना 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 ना, हाथ पकड़ के तुम पहुँचा मत पकड़ो हमारा, ठीक है। इंडिया ने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई रेफरेंडम, ना तो हमारी इसके ऊपर ज्वाइंट स्टेटमेंट होगी और ना ही हम इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ये इंडिया ने बहुत क्लियरली जो है इस मीटिंग के अंदर में कह दिया। तो ये तो था मुद्दा जो मैंने आपको बताया। बाकी इस टॉपिक में से देखो यार, जरूरत होती है, यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये दो अलग अलग चीज हैं जो आपको कंफ्यूज करती है। एक तो होता है यूएनएससी और एक होता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो दो अलग अलग चीजें। आज हम बात इसकी कर रहे हैं। इसमें जो है ये 15 मेंबर बॉडी होती है, जिसके अंदर में 5 तो P5 होते हैं, परमानेंट 5 जिनके पास वीटो पावर, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। भारत नॉन परमानेंट में, भारत की मेंबरशिप है 2 साल के लिए, दिसंबर में खत्म हो जाएगी। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसमें वोटिंग का अलग सिस्टम होता है, इसमें अलग सिस्टम होता है। इसमें जो है वीटो पावर होती है, बट इसके अंदर में कोई वीटो का प्रोविजन यहां पर लागू नहीं होता। दोनों में डिफरेंस जो होता है वो मैं कई बार करा चुका हूं। अब मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने
जो है क्विज में आपकी कराता था, तो मैंने यूएनएससी और यूएनजीए के ऊपर 2 बार मैंने इस पे क्वेश्चन कराया हुआ है एमसीक्यू टाइप का, और मैंने उसके अंदर में पूरा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, मामला क्या है और क्या नहीं है। तो वो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ठीक है। आई होप यू विल गो एंड सी दैट थिंग, आप जाके उसको जरूर देखेंगे। तो ये न्यूज़ है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वोट अगेंस्ट द रशिया इन द यूएनएससी ड्यूरिंग द प्रोसीजरल वोट ऑन यूक्रेन। प्रोसीजरल वोट का मतलब समझ गए ना कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर यही है कि भैया कोरोना के अंदर में ठीक है, हमने कर लिया ऑनलाइन जितना करना था, अब आओ इन पर्सनल बैठ के बात करो। यही प्रोसीजर है, यही नियम है किसका, यूएनएससी की बैठक का। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर गलत बात है। तो इसीलिए रशिया ने वोटिंग कराई, और इस वोटिंग के अंदर में रशिया की बात जो है वो मानी नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आने दो। इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट में कहा, इंडिया ने भी कहा ठीक है, आके बोल लेगा, 2-4 गाली देगा, सुन लियो, ठीक है, चुपचाप बैठ जियो सुन के। तो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग इन्वॉल्विंग इंडियाज इंटरेस्ट, ठीक है। यही नहीं, अभी एक लेटेस्ट न्यूज के अंदर में इंडिया ने जो रशिया का ऑयल है ना, उसके ऊपर जो कैपिंग प्रोविजन है, उसमें भी भारत ने क्या है, इंटरेस्ट दिखाया है। चलिए दोस्तों, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। रिसेंटली इंडिया ने पहली बार रशिया के अगेंस्ट में वोट किया है इन अ प्रोसीजरल वोट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन यूक्रेन। पहली बार ऐसा हुआ है, 6 महीने से युद्ध चल रहा है, 6 महीने से हजारों रेजोल्यूशन, ये वो फलाना ढिमकाना, कई बार चीजें आ चुकी हैं, बट इंडिया ने कभी रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं किया था। द फर्स्ट टाइम इंडिया ने क्या कहा है, ठीक है भैया, हम तुम्हारे अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। पूरा कहानी जो मैंने बताई वो आपको समझ में आई पूरी कहानी? फटाफट से बोलो यार, अगर समझ में आई तो बताओ कमेंट बॉक्स में, ओके की रिपोर्ट कर दो। इफ यू ऑल समझ गए देन प्लीज से इन कमेंट बॉक्स ओके की रिपोर्ट। एक बार वीडियो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो यार प्लीज, वीडियो लाइक कर दिया करो यार, आप ऐसा मत किया करो। नाराज वराज हो गया तुम मेरे से, हैं भाई? नाराज चल रहे हो यार सारे के सारे। कोई बात नहीं यार, आजकल किस्मत ही नाराज चल रही है हमसे, हैं भाई? एक दिन मैं प्लस पे क्लास ले रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार किस्मत भी नाराज चल रही है। आपको बताओ, उसमें एक लड़की जो थी उसका नाम किस्मत था, तो वो बोली सर मैं नाराज नहीं हूँ। मैं कह रहा, मैं आपकी नहीं कह रहा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है ना? तो ऐसे में बोल रहा था। कई बार ऐसा हो जाता है ना, दुर्घटना हो जाती है, कई बार ऐसा हादसा हो जाता है आपके साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नई दिल्ली जो है, बहुत बार ऐसी वोट हुई है, भारत एब्सटेन रहा है, भारत कह रहा कि हम नहीं जाते, चलो ठीक है हम बंक मारेंगे, इस प्रकार में कई बार किया है ना इंडिया ने। भाई ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा ना कि यूक्रेन और रशिया के मामले पे वोटिंग हो रही हो। भारत ज़्यादातर टाइम पे एब्सटेन रहा है, ठीक है। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से भारत कह रहा है भाई हम नहीं आते, क्योंकि इनको पता है यार, ठीक है, कि जो पश्चिमी देश हैं वो रशिया के अगेंस्ट में कुछ कहेंगे, हमारा रशिया दोस्त है, और इससे पश्चिमी देश जो है वो भड़क भी जाते हैं कई बार, स्पेशली अमेरिका, वो भड़क जाता है, साथ दोगी यार, हम ऐसा कर रहे हैं, इंडिया मान ही नहीं रहा हमारी बात को, ठीक है भाई, इंडिया नहीं मानेगा, बात समझ में आ रही है, इंडिया अब नहीं मानेगा। वेस्टर्न नेशन इंक्लूडिंग यूएस हैज इम्पोज्ड मेजर इकोनॉमिक एंड अदर सैंक्शंस ऑन रशिया फॉलोइंग द अग्रेशन। अमेरिका सहित कई सारे पश्चिमी देश जो हैं, उन्होंने जो रशिया की आक्रामकता है उसके बाद में रूस के ऊपर में कई सारे आर्थिक और अन्य प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो फिर भी हमने तो उनका पालन नहीं किया, हमने फिर भी रशिया से तेल मंगवाया है ना। वो पाकिस्तान के लोग जो हैं वो कहते हैं कि देखो इंडिया का बिगाड़ लो, तुम कुछ क्या बिगाड़ोगे, पूरी दुनिया ने रशिया पे सैंक्शन लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है तेल खरीद रहा है वहाँ से। इंडिया जो है वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है अभी वर्तमान में यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर प्रेजेंटली, ठीक है। भारत 2 साल के लिए है, और ये 2 साल की जो अवधि है ये दिसंबर के अंदर में क्या हो जाएगी दोस्तों, समाप्त, ठीक है। इन दिसंबर इट विल एंड अप। अबाउट द मीटिंग, मैं मीटिंग के बारे में बात करता हूं। तो मीटिंग क्यों हुई दोस्तों? देखो मीटिंग इसलिए हुई कि यूएनएससी बैठ आया, ठीक है, कह रहा चलो ठीक है 6 महीने हो गए यार युद्ध होते होते रशिया और यूक्रेन के बीच में, चलो बैठ के देखते हैं क्या मामला है, ठीक है, कितनी तबाही हुई, क्या होता है ना, ऐसे दूसरे घर में आग लगी है तो 4-5 लोग बैठ के एक बार बातचीत तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बट ये दे आर टेकिंग द स्टॉक की क्या सिचुएशन है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में स्टेबिलिटी और पीस रहे, इसके लिए यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिम्मेदार है।
तो बैठ के बातचीत कर रहे थे कि चलो 6 महीने हो गए हैं, देखते हैं क्या है। साथ ही साथ में 31वीं एनिवर्सरी थी किसकी, यूक्रेन के इंडिपेंडेंस की, यूक्रेन की स्वतंत्रता की 31वीं सालगिरह भी थी। तो चलो ठीक है, बढ़िया हो जाए और पार्टी हार्टी करेंगे। अब क्योंकि इसकी 31वीं सालगिरह थी भैया, और ये 15 मेंबर की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, तो उस चक्कर में वो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब बोले हम भी आएंगे, ठीक है, हमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से आना है, हम भी रशिया को 2-4 गालियां देना चाहते हैं, सामने तो आएंगे नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया आ जाओ, यूएनएससी ने। रशिया बोला कि रशिया ने रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया ये तो गलत चीज़ है, कोरोना में होता था यार वीडियो कॉन्फ्रेंस, अगर बातचीत करनी है तो आओ मर्द की तरह बिल्कुल यहाँ पे आके इन पर्सन बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर नहीं है, इसलिए रशिया ने एक प्रोसीजरल वोट की मांग की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वोट जो है 13 वोट जो है वो फेवर में गए कि आने दो भाई वीडियो कॉन्फ्रेंस से महाराज, है ना। और एक चाइना जो था एब्सटेंट था, और एक रशिया ने खुद का अपना वोट फेवर में कहा कि नहीं जेलेंस्की साहब जो है वो नहीं आने चाहिए। इंडिया डिड नॉट साइन। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट आए, मैंने आपको बताया था एक डॉक्यूमेंट आया दोस्तों, 60 कंट्रियों ने, पश्चिमी देशों ने और यूएस ने बेसिकली इसको लेके आया था। तो यूएन के अंदर में एक डॉक्यूमेंट भी आया अगेंस्ट द रशिया दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय वेस्ट एंड हेल्ड बैकिंग बाय अबाउट द 60 कंट्री। 60 देश जो है इसने इसको समर्थित किया था। साथ ही साथ में जो यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं, ठीक है, 58 मेंबर ने भी इसको क्या किया था, रेटिफाई किया था, मतलब 1/3 यूएन यूनाइटेड नेशन के 1/3, एक टोटल 193 मेंबर है, 58 ने मतलब 1/3 मेंबर ने भी इसको सपोर्ट किया। बट इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट को दोस्तों साइन नहीं किया। इंडिया वॉज नॉट अ पार्टी टू द ज्वाइंट स्टेटमेंट। इन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज की सारे देशों ने, बट भारत उसमें भी इसका हिस्सा नहीं बना। यूएस ने जो है थोड़ा सा चिंता जताई। यूएस ने कहा कि जो इसका फिल्टरिंग ऑपरेशन है रशिया का, फिल्ट्रेशन ऑपरेशन मैंने बताया ना, ठीक है, इसके अंदर वो क्या कर रहा है, सिस्टमेटिक और फोर्स डिपोर्टेशन, सिस्टम से और फोर्सफुल तरीके से यूक्रेनियन जो सिविलियंस है उनको रशिया के फार फ्लंग एरिया में भेज रहा है, साइबेरिया, पाइबेरिया, वहां भेज दिया उन्होंने, ठीक है, वहां से आने नहीं देगा। और यहां पर यूक्रेन में जो इन्होंने एरिया कब्जा है ना, यहां पे रशियंस को लाके बसा देंगे, ठीक है, रशियंस लोग यहां पे रहने लग जाएंगे। तो इसको कह रहे हैं फिल्टरिंग ऑपरेशन, और यूएस ने इस पे भी क्या जताई है दोस्तों, चिंता जताई है। अब भारत का क्या स्टांस रहा है दोस्तों, भारत जब से युद्ध शुरू हुआ है ना, इंडिया ने आराम से चिल मारी है। इंडिया ने क्या कहा है दोस्तों, इंडिया ने कभी भी यूएस को, रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, ठीक है, कभी भी। जो यूक्रेन के खिलाफ उसकी आक्रामकता रही है, इंडिया ने कभी भी रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, बस सलाह जरूर दी है, रिपीटेडली हर बार कहा है कि यार रशिया और यूक्रेन को बैठ के बातचीत करनी चाहिए, डिप्लोमेसी से और आराम से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहिए। साथ ही साथ में इंडिया एक्सप्रेस इट सपोर्ट्स फॉर ऑल डिप्लोमेटिक एफर्ट टू एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्री। भारत ने कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है तो कोई नहीं, मैं बातचीत करा देता हूं, ठीक है, रशिया से मैं बात कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भारत ने कभी भी रशिया की निंदा नहीं की इस आक्रामकता के लिए। रशिया को कहा है कि ठीक है, रशिया को भी और यूक्रेन को भी दोनों कहा है कि आप डिप्लोमेटिकली बातचीत करके डायलॉग से आप इस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हो, ये खून खराबा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भारत ने कहा कि भाई मेरी पूरी सपोर्ट, अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बता दियो, ठीक है, पुतिन साहब जो हैं वो अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो ये जो है इंडिया ने बार बार जो है यहाँ पे बताया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यूएनएससी क्या है। यूएनएससी स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। कंफ्यूज मत होना, एक यूएनजीए भी होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं, इसमें 15 मेंबर हैं। इनका काम क्या है दोस्तों, इनका काम है पूरी दुनिया के अंदर में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। तो इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसको 1945 के अंदर में यूएन चार्टर के हिसाब से बनाया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उनमें से एक है भाई, ठीक है। देर अदर 5 ऑर्गन है वो कौन सा है, देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अलग चीज है, उसके अलावा ट्रस्टिव काउंसिल, उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। 5 ही अदर है और एक ये छठा है। कुल मिला के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसके, यूएन, यूनाइटेड नेशन के। तो उसमें से एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और इसकी स्थापना हुई थी 1945 के अंदर में। It is primary responsibility of the is to work maintain international peace and security। देखो, इसका प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, यही इसका काम है, वो कर भी रही है। द काउंसिल इज हेडक्वार्टर्ड न्यूयॉर्क। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है दोस्तों, यूएसए। तो यूएसए में इसका अड्डा है। मेंबर कौन कौन से हैं दोस्तों, एज आई टोल्ड यू, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएसए, एससी, इसके अंदर 15 मेंबर हैं,
5 तो परमानेंट है और 10 क्या है दोस्तों, नॉन परमानेंट। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, भारत की मेंबरशिप दिसंबर तक रहेगी। 15 मेंबर है इसके अंदर में, ठीक है, 5 परमानेंट और 10 जो है वो क्या है दोस्तों आपके नॉन परमानेंट। 5 परमानेंट मेंबर जो है वो कुछ ऐसे हैं जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, चाइना हो गया और यूनाइटेड किंगडम हो गया। दीज आर द 5 परमानेंट, जिसको P5 कहते हैं, है ना। इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट है और भारत 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बना है। कौन सी बार बना है, 8वीं बार। और अब भारत की जो मेंबरशिप है वो दिसंबर में खत्म हो जाएगी इस बार। अब बात करते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च। मुद्दा समझ में आया आपको? अगर मुद्दा समझ में आया तो लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फटाफट लिख दो कमेंट बॉक्स में। एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में, जिसको समझ में आ गया वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेगा तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। फटाफट लिख दो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? देखो यार सुनो मेरी बात, जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम कर रहे हैं वो मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे वो नहीं चलेगी। समझ रहे हो? मेरी बात समझो, मेरा भी आराम करने का अधिकार है, ह्यूमन राइट है। आप मेरे ह्यूमन राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है? समझ में आ रही बात आपको? तो मंडे टू फ्राइडे बहुत होता है, 5 दिन हफ्ते में। यार मेरे से बाल मजदूरी करा रहे हो आप, बालक हूँ मैं, मेरी जान लोगे क्या? और अच्छे से पढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा हिसाब से पढ़ाया जाए। समझ रहे हो? कल होगी ना क्लास, कल करेंगे, कल मंडे है, मंडे में करेंगे कल क्लास। थोड़ा सब्र किया करो, इतनी आतुरता जो है वो अच्छी नहीं होती। रोज़ रोज़ एक सब्जेक्ट बोर नहीं होते क्या तुम पढ़ के एक ही सब्जेक्ट? मैं तो पढ़ा के बोर हो जाता हूँ। कल करेंगे ना, ठीक है? तो सैटरडे संडे भाई क्लास नहीं होगी उसकी, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे ही चलता है। मैं सोच रहा हूँ थंबनेल पे ही लिखवा दूँ अब, नहीं तो तुम ऐसे ही मेरा दिमाग खाओगे रोज रोज। अब कुछ मुद्दे हैं जो रिलेटेड सर्च वाले हैं, उसमें आपको बता दूँ मैं, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और जो बाकी के जो 5 जो लोकेट करिए आप मैप के ऊपर, जो परमानेंट मेंबर है ना P5, एक बार उनको लोकेट कीजिए। और नाटो के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है? ये नाटो के चक्कर में यूक्रेन की हालत हुई है बेचारे की, नाटो और यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप है EU की, उसके चक्कर में। सो ये रिलेटेड सर्च टॉपिक है, आपको ढूंढना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रीलिम्स के हिसाब से क्या जरूरी है? देखो आपसे पूछा जा सकता है कि जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये क्या है? इसका पहली बात रोल क्या होता है, क्या काम है इसका, ठीक है? क्यों ये बिना मतलब में चौधरी बना रहता है? इसका कंपोजिशन पूछा जा सकता है, कितने मेंबर हैं, ठीक है? मेंबर मैंने बता दिया, 5 परमानेंट मेंबर है P5, और इसके अलावा नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं दोस्तों? 10। भारत नॉन परमानेंट है, तो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के नाम। तो ये कुछ चुरकुट बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है, और मुझे पता है इनके जवाब तुम्हें पता है यार, ठीक है? आप हाई लेवल स्टूडेंट हो चुके हो, ठीक है? आपसे सवाल पूछे जाएंगे कुछ अच्छे वाले। ये चुरकुट सवाल में आपका ना कोई इंटरेस्ट है, मुझे पता है बता भी दोगे। ऐसा ही एक चुरकुट सवाल मैंने आपको दिया है, मुझे पता है यूं बता दोगे तुम, यूं बताओ। विद रेफरेंस टू द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि भैया नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में पूछ रहा है आपसे। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर इज 10। 10 होते हैं संख्या में। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिन अमेरिका एंड यूरोप इज द सेम। कह रहा है कि यूरोप और लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका का मतलब क्या होता है? मिडिल अमेरिका, जिसमें मैक्सिको आता है, ठीक है, और बाकी चुरपुट देश हैं, और साथ साथ में साउथ अमेरिका, उन दोनों को मिला के बोलते हैं लैटिन अमेरिका, ठीक है? सो कह रहा है कि लैटिन अमेरिका जो है तो वो और यूरोप वो एक ही उसमें आते हैं। एशिया जो है हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन अमंग द कॉन्टिनेंट्स। एशिया में सबसे ज़्यादा जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बतानी है। जल्दी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। गुड इवनिंग राधा, मेरे को बोल रहे थे, अच्छा एवरीवन बोल रहे थे ना, ठीक है? तो मैं एवरीवन में नहीं हूँ। सवाल का जवाब आ भी चुका है, बी कह रहे हैं कई सारे बच्चे। बताइए जल्दी बताओ यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई साहब।
बताइए बताइए। आज मैच भी है क्या? मैच है, अच्छा जी। क्या स्कोर है? अरे मैच है, तुम क्लास देख रहे हो यार, हट। मैच देखो जाके। सही जवाब है इसका दोस्तों क्या? सही जवाब है बी, सेकंड एंड थर्ड ओनली, मतलब ये गलत है, ठीक है। दूसरी और तीसरी क्या है दोस्तों? गलत है। टोटल नॉन परमानेंट मेंबर 10 तो है, बाकी जो है ये दोस्तों गलत बात है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही है। आप कहोगे देखो कैसा मास्टर है, कह रहा क्लास में देखो। अरे ज़िंदगी में सारी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है यार। ना बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोगों का कुछ होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिसेंटली आई मेट विद सुलोचना मीणा, और अपना उनके साथ में एक इंटरव्यू जो है बहुत जल्दी आ रहा है, आप उनको देखिएगा। उन्होंने लाइफ में अपनी जो तैयारी है, एक पहले अटैम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी निकाल लिया, और शी इज़ द यंगेस्ट IAS ऑफिसर इस बार की। तो उन्होंने अपना पूरा बैलेंस करके काम किया है। कुछ ऐसा नहीं कि पिक्चर ना देखी हो, कुछ ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स ना देखा हो, सब किया उन्होंने, ठीक है। फिर भी एग्ज़ाम निकाल दिया। तो बैलेंस ज़रूरी होता है। चलो कोई नहीं, एक विंडो साइड में खोल लो मैच वाली में, मेरे को भी लगातार स्कोर बताते रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। CSC एश्योर चल रहा है दोस्तों। अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन अभी आप लोगे तो 1 साल का फ्री मिलेगा। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर 1 साल का ले ले। 1 साल में कुछ नहीं होता, ठीक है। 1 साल के अंदर में कुछ नहीं होता, मैं सही बता रहा हूँ। वो आपको बस फिर बाद में आप जो है उसका कोई वैल्यू बचता नहीं, इसीलिए 2 साल का लो तो 1 साल आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। आराम से 3 साल में बढ़िया निकालो। अगला एक नई तरीका है दोस्तों, इसको हम बोल रहे हैं पैन प्लस स्ट्रैटेजी फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले समझो यार कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है। पहले न्यूज़ बता देता हूं। तो ये न्यूज़ जो है अफ्रीका से आई है, चल के सीधी आई है अफ्रीका से, उड़ के आई है हेलीकॉप्टर में। तो न्यूज़ ये है कि भैया जो पैन प्लस है ना, एक नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है अफ्रीका। इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से उन्हें जितने भी अफ्रीका में देश है ना, सबको ये कहिए कि भैया आप इस पैन प्लस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, ताकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, ठीक है, गैर संचारी रोग जो हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई किया जा सके, डायग्नोस किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। तो जो गैप होता है ना डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट के अंदर, उस गैप को फुलफिल किया जा सके, मतलब सही समय पे बीमारी का पता चल जाए और सही समय पे उसका इलाज हो जाए। तो इसके लिए जो है उन्होंने पैन प्लस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। पैन प्लस स्ट्रैटेजी फॉर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है दोस्तों? गैर संचारी रोग। आप मेरी बात समझे, ठीक है। ये जो है मुद्दा है, ये जो है बात है अभी फिलहाल के लिए। पहले मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज यार वो होते हैं जो संचरित हो सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकते हैं, ठीक है भाई। जो वेक्टर बोर्न डिजीज होते हैं, जो वेक्टर मतलब संवाहक से फैलते हैं, जैसे कोरोना एक से दूसरे में फैला तो कंटेजियस हो गया या कम्युनिकेबल हो गया, है ना। नॉन कम्युनिकेबल जो होते हैं, जैसे हार्ट अटैक, एक आदमी को है तो उसी को, ऐसा नहीं हार्ट अटैक आ रहा है एक आदमी को, दूसरे ने देख लिया उसके भी आ जाएगा, ठीक है। शुगर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गया आपका, ठीक है। शुगर डायबिटीज़ मतलब, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसी डिजीज़ जो एक व्यक्ति में ही रहते हैं और वो दूसरे में नहीं जाते यूजुअली, ऐसे जो डिजीज़ है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये डिजीज़ जनरली किससे होते हैं दोस्तों? आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से होते हैं। हम इतने मतलब आराम फरस्त हो गए हैं ना, ठीक है, कि मन नहीं करता काम करने का, मेहनत करने का, तो उनकी वजह से ये सारी बीमारियां जो है ना आजकल अपने को होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि जो हमारी दिनचर्या है, हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द ऑल दीज थिंग्स, इन सारी चीज़ों के पीछे। और भारत के अंदर में तो बुरा हाल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, ठीक है। इंडिया में तो जैसे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, खाना अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन वाली कमी जो है बहुत
लोगों को, तो इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन जो है वो बहुत ज़्यादा है। भारत के अंदर में, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग जो है ना इस बीमारी से मरते हैं, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से, बीमारी से मरते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार पूरा आपसे चर्चा करता हूँ, ठीक है, पूरा इसमें आपको बताता हूँ क्या है और क्या नहीं है, पूरा मुद्दा जो है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, अफ्रीका हेल्थ मिनिस्ट्री अडॉप्ट पैन प्लस स्ट्रैटेजी अगेंस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इशू रिलेटेड टू द हेल्थ, जीएस पेपर 2 से है। अफ्रीका ने एक नई स्ट्रैटेजी है पैन प्लस स्ट्रैटेजी, इसको अडॉप्ट करने की बात की है। अडॉप्ट क्यों कर रहे हैं? टू बूस्ट द एक्सेस ऑफ डायग्नोसिस, ताकि जो पहचान हो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, डायग्नोसिस जो है वो ज़्यादा तेज हो सके, इनको फिर डायग्नोस करने के बाद हम ट्रीटमेंट कर सकें, ठीक है, एंड केयर ऑफ सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, हार्ट अटैक, उनके अंदर में लोगों का ध्यान रखा जा सके। अफ्रीका ने हाल ही में गंभीर गैर संचारी रोग के निदान, उपचार और देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए पैन प्लस रणनीति नामक एक नई रणनीति जो है वो अपनाई है। अब ये पीपीएस है क्या? पैन प्लस अप्रोच है क्या? तो पीपीएस इज टू एड्रेस द सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, सीधी बात है। पहले तो पहली बात तो ये जो अप्रोच है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की है कि फर्स्ट लेवल के ऊपर जो हमारा रेफरल हेल्थ फैसिलिटीज है उस लेवल के ऊपर में हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि हाँ भाई फलाने आदमी को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बन सकती है, इसको ये, तो वो अपने को फर्स्ट प्लेस पे क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। अफ्रीका ऑल्सो अर्जेस द कंट्रीज, अब इसने सारे देशों से कही है कि भैया अपने अपने टू पुट अप इन प्लेस स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम, अपने अपने देश के अंदर आप स्टैंडर्डाइज प्रोग्राम बनाओ टू टैकल द क्रॉनिक एंड सीरियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ताकि जो सीरियस और ये जो क्रॉनिक खतरनाक किस्म के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, इनको हम रोक सकें बाय एंश्योरिंग दैट इसेंशियल मेडिसिन। हम ये भी चाहते हैं कि सबको जो मूलभूत जो मेडिसिन है वो मिल सके, जो सारी की सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं वो सबको मिल सके, एंड डायग्नोस्टिक्स आर अवेलेबल एंड एक्सेसिबल इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर ही सारा का सारा डायग्नोस्टिक हो सके, सारा का सारा देखभाल हो सके, मतलब बड़े जगह पे उनको ना जाना पड़े, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो जाए। इसका पर्पस क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पुराने और गंभीर एनएसडी मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाले रोगियों के उपचार और देखभाल के लिए पहुंच के अंतर को जो है कम करना। इट एम टू ब्रिजिंग द एक्सेस गैप। एक्सेस गैप समझते हो ना? एक्सेस का मतलब है कि वो ना तो उसको डायग्नोस करा पा रहे हैं और डायग्नोस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करा पा रहे हैं। सो इट एम्स टू ब्रिजिंग द एक्सेस गैप इन ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ द पेशेंट्स विद क्रोनिक एंड सीवियर एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। तो ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, व्हाट आर दोस गैर संचारी रोग क्या होते हैं दोस्तों? एनसीडी सॉरी। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं इनको हम, ये ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है और ऐसे डिजीज होते हैं दोस्तों जो इन्फेक्शन की वजह से नहीं फैलते, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से नहीं फैलते, वेक्टर डिजीज नहीं है, ठीक है, कि इन्फेक्शन से या किसी वायरस से फैलते हैं, ठीक है, या किसी बैक्टीरिया से होते हैं। ये वो बीमारियां हैं जो आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपको होती है। दीज आर द क्रोनिक डिजीज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, जनरली लंबे समय तक आपके उसमें रहती है, एंड जनरली स्लो प्रोग्रेस, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है। डायबिटीज ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको हो गया है ना, कोरोना 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर अगर इसकी मैं बात करूँ दोस्तों तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डेवलप होता है। एनसीडी आर द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अभी कह रहा है कि जो बीमारी हो रही है ना आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन की वजह से बीमारी आपको होती है। और इनमें फैक्टर कौन सा है दोस्तों? पहला फैक्टर है आपका जेनेटिक फैक्टर, कई बीमारियां आपके जीन्स की वजह से भी होते हैं, जेनेटिक भी होती हैं। दूसरा फिजियोलॉजिकल बीमारियां, आपकी जो शारीरिक जो बनावट है, ठीक है, शारीरिक बनावट है उसके हिसाब से भी चलती है। और आप किस पर्यावरण में रहते हो, एनवायरनमेंट, जैसे अभी अपन सर्दियों में दिल्ली के अंदर में एनसीआर के अंदर देखो, आपको पता है पॉल्यूशन कितना बढ़ जाएगा। तो सर्दियों में जो इस एरिया में रह रहे हैं, 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, उनके बाद नॉर्मली उनको यार अस्थमा हो जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है उनको, जैसे मुझे हो रखा है, ठीक है, मेरे को जो है डस्ट एलर्जी टाइप का या माइल्ड एस्थमेटिक कंडीशन जो है मेरी है। और उसका कारण क्या है दोस्तों? उसका कारण है कि एनवायरनमेंट प्रदूषित है। यही प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ के सीवियर भी हो सकती है, अस्थमा भी हो सकता है, ऐसे है ना, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम जो है आपके एनवायरनमेंट से, आपके फिजियोलॉजी से, आपके जेनेटिक्स से, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होती हैं और आपके प्रॉब्लम जो है बढ़ती घटती उसी के हिसाब से। अब नॉन कम्युनिकेशन डिजीज जो है इनके अंदर में बेसिकली हार्ट अटैक आता है, जैसे हृदय रोग आ गया, हार्ट डिजीज आ गए, कैंसर जो है ये भी नॉन कम्युनिकेबल, एक आदमी कैंसर है दूसरे को नहीं होगी, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं दोस्तों ये आपका क्या है
ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। WHO क्या कहता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से के ऊपर? WHO कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना, दे आर द मेन कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है दोस्तों आपकी जान, ठीक है, मर जाना, ठीक है। तो पूरी दुनिया के अंदर में WHO का मानना है ग्लोबली कि दिस इज द मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। ये बात किसका कहना है दोस्तों? ये कहना है हमारे WHO का। दे अकाउंट फॉर 71% ऑफ ग्लोबल मोर्टेलिटी। पूरी दुनिया में जो डेथ होती है ना बीमारियों की वजह से, उसका 71% कारण क्या है दोस्तों? आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और मैं नहीं कह रहा, ये WHO की रिपोर्ट जो है वो आपको कह रही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? समझ में आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं सर व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया, ठीक है। भारत के अंदर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कितने हैं, ठीक है। भारत के अंदर में क्या हिसाब किताब है? तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग दोस्तों 5.8 मिलियन पीपल है ना भारत के अंदर में। ये 2005-15 की रिपोर्ट है WHO की। वो सिर्फ और सिर्फ NCD से मर रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें हार्ट और लंग्स डिजीज है, स्ट्रोक आ गया, कैंसर, डायबिटीज, इनसे मर रहे हैं, हर साल मर रहे हैं। कहने का मतलब है 4 इंडियंस अगर देखोगे तो उनमें से एक जो है उसको NCD होने का रिस्क है, नॉन कम्युनिकेबल। 4 आदमी छांट लो, एक आदमी को आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का रिस्क है इंडिया के अंदर में, ठीक है। आप बिफोर दे रीच द एज ऑफ 70 के बाद तो चलो ठीक है, मान सकते हैं भाई 70 के बाद में तो हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 70 साल से पहले भी कह रहा है कि 4 आदमी जो है ना उनमें से एक आदमी को क्या हो सकता है दोस्तों? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसके चांसेस हैं। Also, there is an increase in contribution of NCD from 30% of the total disease burden. Disability adjusted life year DLY किसको बोलते हैं? डिसेबली एडजस्टेड जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, पहले वो भारत में 30% था। 1990 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे भारत में गरीबी होती थी, ठीक है, लोग मेहनत करते थे बढ़िया से। लेकिन अब उसके बाद में आज इसी का रेशियो है 55% हो गया 2016 में, ठीक है। एंड ऑल्सो एन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेथ ड्यू टू द NCD। और यही नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से भारत के अंदर जो मृत्यु हैं वो भी बढ़ गई हैं। 37% मृत्यु होती थी भारत में 1990 में, आज 61% जो मृत्यु हो रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है भारत में। कह रहा है कि भारत में जो 4 मेजर बीमारियां हैं जिनकी वजह से, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इनकी वजह से भारत के अंदर में डेथ हो रही है, वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज पहला, दूसरा है दोस्तों कैंसर, तीसरा है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस लेने वाली प्रॉब्लम, एंड चौथी है डायबिटीज। दीज आर द 4 मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया जिनसे भारत के अंदर में सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। समझ में आया दोस्तों? भाई समझ में आई बात? आपको समझ में आई बात? अब बात दोस्तों बात करते हैं कॉज, कारण क्या है सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, ठीक है भाई। कारण क्या है सर इसके? कारण है सबसे पहले दोस्तों आपका फिजिकल इनएक्टिविटी, ठीक है। अब जैसे मैं अपनी बता दूं, मैं पूरे दिन मान लो क्लास करता हूं तो बैठे बैठे, ठीक है, इससे उधर से लेट के उधर लेट गया, उधर से उधर, तो फिजिकल इनएक्टिव है हम। कोरोना में वैसे भी यार लॉकडाउन हो गया था, लोग बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो पड़े रहते हैं आलस में। तो जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, हम शरीर से कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी भौतिक निष्क्रियता जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा अनहेल्दी डाइट, जंक फूड खाने लग गए हैं बहुत ज़्यादा, अनहेल्दी डाइट हम लेने लगे हैं। हमारी डाइट के अंदर में अब फ्रूट्स जो है वो कम हो गए हैं, सब्जियां कम हो गई हैं, होल ग्रेन्स जो हैं, ठीक है, वो कम हो गए हमारी, ठीक है, बट हाई इन सॉल्ट एंड फैट। बट नमक और फैट हम बहुत ज़्यादा, फैट में भी हम जो है अलग जो है घटिया प्रकार का फैट कंज्यूम कर रहे हैं। टोबैको यूज, स्मोकिंग, आपका सेकंड हैंड स्मोक एंड स्मोकलेस टोबैकोज, दी आर ऑल्सो हार्मफुल। एल्कोहल का यूज करने लग गए हैं दोस्तों। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स, ठीक है। अब एक मैं सवाल दे रहा हूं, फिर उसके बाद ये बताऊंगा, इसके बारे में बताइए जल्दी से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फटाफट से पढ़िए और इसके बारे में सही जवाब जो है, सही ऑप्शन
सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट कैन बी यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। भाई किसका इस्तेमाल आप ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पहला सर्पगंधा, ठीक है। ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जा सकता है। टॉपिक आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब इससे कुछ संबंधित मुद्दे हैं जो आपको समझने चाहिए और पढ़ने चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये कौन से मुद्दे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी कमेंट बॉक्स में स्कोर जो है वो बताते रहिएगा आप, ठीक है। ए सही जवाब है, जामुन अरे जामुन और जामुन के पत्ते डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं, डायबिटीज़, ठीक है, और नहीं करते। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है हमारा, इसके बारे में आप पढ़ना, इसमें भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अलग अलग प्रोविज़न है। WHO तो पता ही है आपको, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक, जिसको हम NPCDCS बोल रहे हैं। तो ये आपको खुद से पढ़ना है, थोड़ा देखना है इनके बारे में, हल्का हल्का देख लेना इंटरनेट से यार, थोड़ा बहुत 2-2 लाइन 4-4 लाइन आप देख लेना, बहुत है। प्रीलिम्स के हिसाब से आपसे क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आपसे कह सकता है कि ये जो पैन प्लस स्ट्रैटेजी है ये कहाँ की है और किस देश ने अडॉप्ट की है। स्ट्रैटेजी है क्या, पैन प्लस है ना। दूसरा है अबाउट NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में कोई भी इधर का सवाल आपसे दे सकता है। इनके प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन कुछ नहीं है भैया, ये बीमारी का आपको फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, अच्छा खाओ अच्छा पहनो, ठीक है, यही इसका क्या है, इलाज है। भारत में क्या स्टेटस है इसका और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इसको टैकल करने के लिए। भारत सरकार के इनिशिएटिव्स बताओ कि जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि भैया हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को क्या करेंगे, रोकेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिनल प्लांट्स कैन बी यूज टू ट्रीट द ब्लड प्रेशर, किसको का आप इस्तेमाल, किस को आप जो है मेडिसिनल प्लांट है, तो हमने देख लिया दोस्तों, सर्पगंधा जो है दिस इज द मेडिसिन प्लांट जिसको हम ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। CSE एश्योर, मैं कह रहा हूँ यार दोस्तों 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, अनअकैडमी कह रहा है आपको 1 साल की तैयारी हम फ्री कराएंगे। 2 साल के सब्सक्रिप्शन के ऊपर अगर मान लो बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको 1 साल का और सब्सक्रिप्शन जो है आपका एक्सटेंड हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है कि आपने सिर्फ सुमित 10 कोड लगाया हो तभी ये मिलेगा। अगर आपने कोई और कोड लगा दिया तो फिर आपको CSE एश्योर जो है वो नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैडी ड्वाफिंग, ठीक है। ये क्या है ना यार, देखो पंजाब और हरियाणा के अंदर में ना यार, अभी पता है आपको चावल का सीजन चल रहा है ना भाई। चावल जो है खरीफ की क्रॉप है, ठीक है। पैडी राइस इज़ अ खरीफ क्रॉप, 3 प्रकार की होती है, पता है ना आपको। 3 प्रकार की फसलें होती हैं दोस्तों। पहला होता है खरीफ की फसल, दूसरा होता है इनके बीच में होता है थोड़ा सा जिसको हम जायद बोल देते हैं, और एक होती है दोस्तों रबी, ठीक है। पहले मेरे को भी याद नहीं होती थी रबी, मैं ऐसे याद करता था, मेरा सरनेम है राठी, तो RA से रबी हो गया और THI से हो गया ठंड, ना था ना ठंड, तो मेरे को पता था ये फसल ठंड में उगाते हैं। ठंड कब से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और हम कटाई कब करते हैं दोस्तों इसका, हम कटाई हार्वेस्ट करते हैं इसको मार्च अप्रैल में, ठीक है। खरीफ की फसल ऑनसेट ऑफ मानसून, जब मानसून आता है तब इसकी बुआई होती है, जून जुलाई, जैसे अभी बाजरा है, और इसकी कटाई जो है वो सितंबर अक्टूबर जो अभी चल रहा है इसके अंदर में हम यहाँ पे कटाई कर लेते हैं। ये जो है बीच में टाइम बच गया अप्रैल जून जुलाई, तो जून से लेकर आप मान लो जुलाई तक बीच में जो खीरा वीरा हम बोलते हैं ना टाइप का, वो दैट इज़ द जायद फसल, मतलब बीच में जो उगा लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया में ये आपकी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं जिनको हम जानते हैं। तो अभी जो है आपकी खरीफ की फसल जैसे जो धान है, ठीक है, पैडी है वो है, और हरियाणा और पंजाब के अंदर में कॉमन बीमारी हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों, चावल का जो पौधा है ना उसकी जो हाइट होनी चाहिए या तो उसकी आधी हाइट तक है वो, या उसकी 1/3 हाइट तक ही है वो, ठीक है। उसके जो पत्ते हैं उनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े धब्बे दिख रहे हैं। साथ ही साथ में जो जड़ें हैं ना वो बहुत नीचे नहीं जा पाई हैं। आप ऐसे हल्का सा पेड़ को निकालोगे जड़ें निकल आएंगी, उसके पेड़ बाहर आ जाएगा। तो ये एक नई बीमारी है जो देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये नई बीमारी भी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी एक वायरस है, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। और वायरस का जन्मदाता एक ही देश है, वो कौन है, चाइना। तो इसके लिए भी चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कह रहे हैं कि चाइना जो है वही इस बीमारी के पीछे है, उसी की वजह से बीमारी हो रही है। साथ साथ ये जो है एक वेक्टर है, ठीक है, ये सफ़ेद कलर, ये टिड्डा होता है, टिड्डे टाइप का। कह रहे हैं कि ये इस बीमारी को लेके आया है ना, इस वायरस को ये लेके आ रहा है। तो अगर आपको खेतों के आसपास अगर ये दिखे, देख लो, ठीक है, यही है वो, यही है। इसको अगर कहीं देखो तो ठीक है, तुरंत अगर ये पानी की सतह पे बैठा आपको मिल जाएगा। अगर ये आपको दिख रहा है तो तुरंत इंसेक्टिसाइड्स का क्या कर देना, छिड़काव कर देना। अभी ये जो बीमारी चल रही है जिसमें चावल के पौधे छोटे रह रहे हैं, इस बीमारी का एक नाम भी है, पहले साउथ चाइना के अंदर में दिखी थी।
एक वायरस है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है कि कोई दवाई है या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये दिखे तो बस इंसेक्टिसाइड्स मार दो इसके ऊपर में, ठीक है। यही एक क्या है दोस्तों, इसका इलाज है, और इसका कोई इलाज फिलहाल के रूप में नहीं है। आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इसी के ऊपर में अभी दोस्तों एक बैठक हुई है पूरी बड़ी पंजाब के अंदर में कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि इससे ना पूरा नुकसान हो रहा है फसल को, ठीक है। एक तो यील्ड नहीं आ पाएगी, है ना, तो बहुत सारी जो दिक्कतें हैं इसकी वजह से हो रही है। तो पेडी जो है यानी कि जो चावल जो है उसकी हाइट भी जो है बहुत छोटी रही, डॉफ साइज का हो रहा है वो। तो जीएस पेपर 3, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, अ मिस्टीरियस डिजीज हिट द पेडी क्रॉप्स कॉजिंग ड्वार्फिंग ऑफ द प्लांट इन द पंजाब एंड हरियाणा। तो कह रहा है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर में ये जो है बीमारी ने रिसेंटली हिट किया है दोस्तों। अब ये इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये है कि भैया चावल का पौधा छोटा रह जाएगा, ठीक है, और आप उसके ऊपर जाके देखोगे ना तो आपको वाइट कलर के, ठीक है, क्लोरेटिक स्पेक्स धब्बे मिलेंगे, मतलब उसके पत्तों के ऊपर में सफ़ेद कलर के आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, धब्बे दिखाई देंगे। ये सबसे बड़ी पहचान है। तो चावल का पौधा छोटा रहेगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कॉम्प्लेन पिलाओ इसको, फिर और क्या करें, है ना। और दूसरा दोस्तों क्या है, इसके पत्ते जो हैं वो हरे, उस पर हरे पत्ते होने चाहिए, बट सफ़ेद कलर के धब्बे दिखेंगे इसमें। हाइट जो है या तो आधी होगी उसकी या आधे से भी कम, मतलब 1/3 हाइट तक वो बढ़ेगा, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। रूट जो होगी वो बहुत ही शैलो होगी, मतलब आप आराम से उखाड़ दोगे, बहुत गहरी जो है वो रूट उसकी नहीं होगी। सच प्लांट्स वर ऑब्जर्व्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ इन दिस फार्मर्स फील्ड। इस प्रकार की जो वैरायटी है ये लगभग किसान के हर, मतलब जिन्होंने बो रखा है ना, हर वैरायटी के अंदर में बीमारी। ऐसा नहीं कि कोई चावल की एक अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं बहुत सारे, तो कई बार क्या होता है कि एक वैरायटी में नहीं, ये सारी वैरायटी के अंदर में बीमारी जो है वो देखी गई है। ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट वाज रिपोर्टेड एट 10% to 25% इन जनरल। हर खेत में देखें तो 10 से 25% जो है पेड़ पौधे ऐसे ही छोटे रह गए हैं। कई खेत के अंदर में जो ये बीमारी है वो 40% से भी ज़्यादा कई इलाकों में देखी गई है। द इंसिडेंस ऑफ स्टनिंग वाज मोर प्रोनाउंस इन अर्ली शॉन पैडी क्रॉप्स। भाई जिन्होंने चावल थोड़ा पहले बोया था, ठीक है, पहले समय से अगर उन्होंने जो है प्लांटिंग कर दी थी, पहले बो दिया था, उसके अंदर में ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है ना। यार वीडियो लाइक क्यों नहीं कर रहे तुम यार? एक बार लाइक करो फटाफट से, जल्दी से एक बार वीडियो लाइक करो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट भाई, जल्दी लाइक कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। अच्छा, अब इस बीमारी का नाम है शॉर्ट फॉर्म में SRBSDV, ये इसका नाम है जो छोटा रह रहा है ना। और ये बीमारी जो है पहली बार चाइना में रिपोर्ट की गई थी, दक्षिणी चाइना में 2001 के अंदर। डिजीज वॉज फर्स्ट स्पॉटेड इन द चाइना। देखो चाइना से यहाँ तक फसल में डिजीज आ गया। हाँ, वो टिड्डा सा दिखाया था ना, वो उस वायरस को लेके उड़ के यहाँ तक आ रहा है। इसलिए कह रहा हूँ जहाँ वो वायरस दिखे गोली मार दो उसको सीधी, ठीक है, सीधी गोली मार दो उसको। ऑल्सो साइंटिस्ट नेम्ड इट एज सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया दोस्तों, यहाँ से S, ठीक है, सॉरी, यहाँ से इसका नाम रखा S, यहाँ से लिया R, यहाँ से लिया B, फिर SDV, तो इसका नाम रखा है सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस, ठीक है। तो ये साउथ चाइना से, दक्षिणी चाइना से वायरस आया है, कह रहे हैं कि दक्षिणी चाइना से वायरस आया है, तो वायरस का जन्मदाता तो चाइना ही है भैया। इट इज़ अ नॉन एनवलप आइसो आपका एकोसेड्रल वायरस with a genome of 10 double-stranded ribonucleic acid RNA segments and a novel species in the genus, ठीक है, फिजीवायरस फैमिली ऑफ द रियोविराडा, ठीक है। ये काम का नहीं है, ठीक है, ये याद करने में बनेगा भी नहीं कभी, है ना। तो इसमें 10 डबल स्ट्रैंड राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA सेगमेंट के जीनोम के साथ एक गैर लिफाफा आइक्रोसाइड्रल वायरस है और जीनस फिजीवायरस परिवार से संबंध रखता है भैया। सर इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? मैंने बताया ये जो है ये यही है, वो यही है, ये इसका ट्रांसमिशन करा रही है, ये इसको, इस वायरस को लेके आता है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर, WBPH इसको हम बोल रहे हैं। व्हाइट बैक्ड प्लांट होपर जो है ये इसको लेके जो है आ रही है और माना जा रहा है कि ये जहां दिखे इसको गोली मार दो यार। इज अ परसिस्टेंट आपका सर्कुलेटिव एंड प्रोपोगेटिव मैनर। इट ऑल्सो इनफैक्ट डिफरेंट वीड स्पीसीज। अब ऐसा नहीं है कि केवल चावल अलग अलग जो घास वास है ना वो भी इससे प्रभावित हो रही है, उनकी घास की हाइट भी छोटी रह रही है, पत्ते सफ़ेद हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एज निम्फ ऑफ WBH, निम्फ का मतलब होता है मादाएं। तो जो ये वाइट बैक्ड प्लांट होपर है ना, इसकी जो मादाएं हैं
वो ज़्यादा वायरस फैला रही हैं, ठीक है, एज एफिशिएंटली एज कंपेयर टू द अडल्ट्स। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ दिस वायरस में अकर थ्रू द दिस माइग्रेशन विद द टाइफून्स एंड स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन विंड। अब ये कह रहा कि चाइना से यहाँ कैसे आ गया, तो कह रहा कि माना जा रहा है कि जो वाइट बैक्ड प्लांट होपर है ना, ये टाइफून मतलब जो साइक्लोन टाइप का होता है, टाइफून जो साउथ चाइना सी में आता है, या जो एयर सर्कुलेशन है ना, उसके साथ में ये वायरस जो है इधर आ गया, इसी वजह से इतनी दूर तक इसका ट्रांसमिशन जो है वो हो पा रहा है ना। ये है वो, ठीक है, देखते ही गोली मार दियो इसको, ठीक है भाई, ये दिख जाए ना, जहां जिसको दिख जाए देखते ही गोली मार दो इसको। अब इसका प्रिवेंशन क्या है सर, इसका निवारण क्या है दोस्तों? देयर इज नो करेक्टिव मेजर्स फॉर दिस वायरल डिजीज। अभी तक इसके लिए कुछ भी सुधारात्मक उपाय नहीं है भैया, कुछ नहीं कर सकते हम। बस किसान जो है लगातार देखते रहो, उसको अगर व्हाइट बैग्ड प्लांट ऊपर मिले, ये मिले तो सीधा गोली मार दो इसको, ठीक है, ये दिख जाए तुम्हें सीधा गोली मार दो, यही एक इलाज है इसका। समझ में आ रही बात दोस्तों? ये पानी के ऊपर तैरते दिखाई देंगे तुम्हें, ठीक है, तो जैसे ही दिखें बस पता है तुम्हें क्या कर दो, ठीक है, इंसेक्टिसाइड छिड़क देना वहां पे, है ना, यही इलाज है इसका और कुछ नहीं है। समझ में आया? हाँ भाई, ये नहीं आया? मेरे पास गन का लाइसेंस तो मेरे पास भी नहीं है। अरे गन का मतलब वो है यार, वो पीछे से टंकी सी लटका के ऐसे ऐसे करके ना, इधर से ऐसे मारते रहते हैं, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड छिड़कते हैं, उसको भी गोली मारना बोलते हैं, ठीक है, वो छिड़क देना, ठीक है, गन से। रियल गन नहीं है, मतलब आरएनए और डीएनए थोड़ा एक बार इनके बारे में जान लेना, ठीक है, पूछा जा सकता है। एंड पेडी क्रॉप्स के बारे में कि किस तापमान में होती है, क्या बारिश चाहिए, किस एरिया में होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सी ज़रूरी है, ऐसी सी चुरकुट बातें, ठीक है, जो तुम्हें मतलब ऐसे ही पता है, वो एक बार देख लेनी है, बाकी तो तुम कर ही दोगे मुझे पता है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा सकता है कि पेडी डॉर्फिंग के बारे में, कि जो चावल की जो फसल है ये छोटी रह रही है, क्या कारण है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, क्या इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंशन है इसका कुछ कि नहीं है। एंड आपसे पूछा जा सकता है कि सदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस जो है क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चुरकुट बातें दोस्तों आपसे प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। ऐसा ही चुरकुट सवाल मैं दे देता हूँ तुम्हें, देखो, है ना, कंसिडर द फॉलोइंग 2018 में आया था, बर्ड, डस्ट ब्लोइंग, रेन और विंड ब्लोइंग। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी चीज जो है वो प्लांट के डिजीज को फैला सकती है। विच ऑफ द अबाव कैन स्प्रेड द प्लांट डिजीज, ए, बी, सी, डी। फटाफट बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। अभी भी देखो कई सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, माँ कसम है तुम्हें, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया देख लो तुम। स्कोर क्या चल रहा है भाई? अब बता दो यार, तुम तो बताते ही हो, खुद ही खुद देख रहे हो सारे। चलो बताओ फटाफट से, सही जवाब क्या है इसका? चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही जवाब है अपने पास सारे, हर चीज से, इनमें से पक्षी हो, धूल उड़ रही हो, वर्षा हो, हवा चल रही हो, सबसे बीमारियां फैल सकती हैं, है ना। तो कह रहा कि पौधों में बीमारी किससे फैल सकती है, तो पक्षी फैला सकते हैं, डस्ट भी, रेन भी, विंड ब्लो, सबसे बीमारियां फैल सकती है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड इन द पाकिस्तान। आपके प्यारे देश में, पाकिस्तान के अंदर में यार बाढ़ आ गई है भाई, ठीक है। यूजुअली पाकिस्तान के अंदर में बारिश जो है वो जुलाई में शुरू होती है ना भाई, मानसून जाता है इधर से, तो अपने इधर ही मतलब हरियाणा पंजाब इधर जुलाई में ही जाता है, तो उधर भी इसी टाइम पहुंचता है वो, एकदम चुषा हुआ आम भेजते हैं हम वहाँ पे, सारा पानी पहले यहाँ बारिश करा लेते हैं। बट इस बार यहाँ पे यार जुलाई की जगह जून से ही बारिश शुरू हो गई और भयंकर बारिश चल रही है, दै दमादम। तो उसी की वजह से ये क्या आ गई है दोस्तों, बाढ़ आ गई है। जो इनका सदर्न सिंध प्रोविंस है ना, वहाँ पर भयंकर सिचुएशन है। देखो ऐसी सिचुएशन है, अब भाई साहब ना रहा है, इसको देख रहे हो तुम, जंग जीत ली हो जिससे ऐसे इसने, है ना, देख रहे हो, बहन जी परेशान है, बट इधर छोड़ेंगे नहीं भाई साहब।
खुशी अलग दिख रही है इस लड़के के चेहरे पे ना। ये तुम हो, तुम्हारा बचपन है ये, देख लो अब तुम। टेंशन है कितनी, चारों तरफ लोग परेशान हैं, ये टेंशन ही नहीं है, ये अपना नहा रहा है बढ़िया से, है ना। इसके लिए तो तालाब सा बन गया है, मज़े ले रहा है फुल, एकदम सेट है बंदा, कोई टेंशन नहीं। बचपन ऐसा ही तो होता था। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, ये पेपर निकालो, वो पेपर निकालो, फलाना निकालो, ढिमकाना निकालो, बड़ी टेंशन है यार। खैर मैं तो उन लोगों में था जिनको 6ठी और 7वीं क्लास के बाद चिंता होने लगी थी अपने भविष्य की, कि यार क्या करना है यार, क्या नहीं करना। सही में मेरे को टेंशन होने लगी थी। कई थे, मेरा छोटा भाई था एकदम चिल, ठीक है, उसने कोई टेंशन ही नहीं थी। अभी रिसेंटली उसको चिंताएं होने लगी होंगी 3-4 साल से, 5 साल 6 साल मान लो। स्कूल टाइम में उसको पता था एक बार उठ के सुबह सुबह नहा धो के जल्दी से स्कूल में जाना है, टाइम का पक्का था लेकिन वो, और आके स्कूल से आके खेलना है, कोई काम वाम कुछ, कोई झंझट नहीं, ठीक है, सही है ना। तो जो ये बाढ़ आई है कहाँ पर दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर। इस बाढ़ के पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि बारिश और ये अनटाइमली और अनप्रिडिक्टेबल जो रेनफॉल का पैटर्न है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। मैंने आपको कल बताया था यूएसए के अंदर में, चाइना के अंदर में ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई है, हीट वेव्स आ रही हैं चाइना में। आपका यूरोप के अंदर में सीवियर हीट वेव जो है वो हमने ऑब्जर्व की है ना। दुनिया भर के अंदर में जो ग्लोबल क्लाइमेटिक पैटर्न है दोस्तों, वो चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है। उसके पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, रीज़न है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज जो अब इनएविटेबल है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया है एटमॉस्फेयर के अंदर में कि जो हमने पूरा कार्बन साइकिल है ना वो डिस्टर्ब कर दिया भैया। तो अब यही होगा, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यही सब बीमारियां चलेंगी और क्या है ना। भारत के अंदर में भी, इंडिया के अंदर में भी आप देख लो, इंडिया के अंदर में भी इसके परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो बाढ़ आ गई है यहाँ पे, तो एक तो ये बताएंगे आपको रीज़न क्या है। रीज़न तो है क्लाइमेट चेंज, और साथ साथ में बाढ़ होती कितनी है, फ्लैश फ्लड होती है, ठीक है, उसके बाद में रिवर फ्लड होती है और कोस्टल फ्लड होती है। कोस्टल एरिया के अंदर जब मान लो समुद्र के अंदर में लहरें ऊपर उड़ जाए, तूफान से आ जाए, तो उसको कोस्टल फ्लड कह देते हैं, है ना, सुनामी वगैरह के टाइम में। ऐसे ही नदी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए ग्लेशियर मेल्ट होने से और साथ साथ बारिश से, तो अपने किनारों को तोड़ देती है, उसको रिवर फ्लड कहते हैं। और फ्लैश फ्लड ऐसा ही होता है, अचानक बारिश से अचानक एकदम बहुत सारा पानी आ जाए तो उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। तो वो सब मैं बताऊंगा। कैटास्ट्रोफिक फ्लड इन पाकिस्तान, ये टॉपिक है दोस्तों। तो जीएस पेपर 3, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पाकिस्तान हैज बीन हिट बाय वर्स्ट मानसून फ्लड दिस मानसून सीजन। कह रहा है कि इस मानसून सीजन में पाकिस्तान जो है ना, उसमें सबसे खराब मानसूनी बाढ़ की चपेट में अभी पाकिस्तान। सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में, द फ्लड आर सेड टू बी बिगर देन द 2010। 2010 में भी फ्लड आई थी जिसका नाम दिया गया था सुपर फ्लड, ठीक है, जिसका नाम क्या था दोस्तों, सुपर फ्लड, ठीक है। तो सुपर फ्लड जो है, तो उसके बारे में कह रहा था, द फ्लड्स आर सेड टू बी द बिगर देन 2010 सुपर फ्लड। कह रहा है 2010 के जो सुपर फ्लड थे उससे क्या था, ज़्यादा था। दैट इम्पैक्टेड 20 मिलियन पीपल। और ये जो 2010 की जो फ्लड थी ना, इसके अंदर में लगभग आपके जो 20 मिलियन लोग जो हैं यहाँ पाकिस्तान में वो प्रभावित हुए थे। एंड 2000 लोग जो थे ना, उनकी तो जान भी चली गई थी। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है पाकिस्तानी सरकार का। ऑलमोस्ट 15% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन हैड बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड। 2010 में लगभग पाकिस्तान की पूरी जनसंख्या का 15% भाग इससे प्रभावित हुआ था। और उस समय भी ये जो बारिश, जो फ्लड आई थी, उसका कारण क्या था दोस्तों, एबनॉर्मल मानसून रेनफॉल। पाकिस्तान में भी बारिश मानसून से ही होती है, तो वहाँ पर बहुत ही जो है भयंकर किस्म की जो है क्या हो गई थी दोस्तों, एबनॉर्मल मानसून रेन हो गई थी। बात करते हैं दोस्तों की इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान स्ट्रगल ड्यूरिंग द जून एंड अगस्त। ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता है, जून से लेकर अगस्त के महीने में, ठीक है, एवरी ईयर वो सजेस्ट करता है, क्योंकि जितना जो पैसा उसके पास है वो पैसा तो लगा देता आतंकवादी उसमें, आतंकवाद को फंडिंग करने में, आतंकवाद को स्पॉन्सर करने में, वो पैसा तो वहाँ लगा देता है, बचता फिर इसके पास कुछ नहीं है, ठेंगा इल्ले, तो फिर स्ट्रगल ही करेगा और क्या करेगा, ठीक है। तो इसके पास हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। जनरली पाकिस्तान में जो बारिश है वो जुलाई में आती है, मानसून जुलाई में पहुंचता है, बट इस बार कह रहे हैं कि 2022 में वो जून में ही चला गया, और इसी वजह से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, धनाधन, और इसी वजह से बारिश आ गई है। तो जो सदर्न रीजन है सिंध का, ठीक है, वो बहुत बुरा प्रभावित हो गया है दोस्तों। वहाँ पर जो है बाढ़ आ रही है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। अब ये कह रहा है कि ये जो कैटास्ट्रॉफ हुआ है, ठीक है, ये जो आपदा आई है पाकिस्तान में, इसका रीज़न क्या है। तो कह रहा रीज़न यार एक ही है, लाख दुखों की एक ही कारण है, लाख दुखों का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी की सारी जो आपदाएं हैं जो आप देख रहे हो ये आ रही हैं।
एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो पूरी दुनिया को आप देख रहे हो, पूरी दुनिया के अंदर में आप यू आर लाइक वॉचिंग दीज एक्सट्रीम इवेंट्स, एंड ऑल दीज एक्सट्रीम इवेंट्स जो हैं दे आर बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ये सब के सब किसकी वजह से हो रहे हैं दोस्तों? क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहे हैं। वी आर एट द मोमेंट ऑफ द ग्राउंड जीरो, द फ्रंट लाइन, द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इन द अनरिलेटिंग कैस्केड हीट वेव्स। हम जो अभी देखें ना, तो हम ऐसी सिचुएशन पे, कोई भी देश हो ऐसी सिचुएशन पे खड़ा है जहां पे देखो लगातार हीट वेव बढ़ रही। इस बार इंडिया में मार्च में हीट वेव आ गई थी, तो जनरली कब होती थी? जून के अंदर और मई के अंदर आती थी। इस बार मार्च में हीट वेव हमने देखी थी। उसके अलावा फॉरेस्ट फायर हम देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पर। फ्लैश फ्लड आ रही है, अभी देखो उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के अंदर में फ्लैश फ्लड आई थी अभी। मल्टीपल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट केदारनाथ में, सुना था ना इवेंट, वो फ्लड इवेंट्स हो रहे हैं। मॉनसून थ्रू आउट द कंट्रीज, है ना। तो ये सारी चीजें हम जो है रिसेंटली हम इनको देख रहे हैं। सिचुएशन पूरी वर्ल्ड वाइड ही खराब है। पूरे यूरोप के अंदर में अभी देखो तो वर्स्ट ड्रॉट है 500 साल के अंदर में। अब तक की सबसे भयंकर जो है ड्रॉट यानी कि सूखा जो है वो यूरोप के अंदर में देखा गया करंटली, है ना। जहां पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे टेम्परेचर रहा है, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहा है, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में बुश फायर्स जो हैं वो देखी गई हैं। चाइना एंड पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स टू आर गोइंग थ्रू द ड्राउट्स। चाइना में और यूनाइटेड नेशन यूएसए के अंदर में भी ड्रॉट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडिया ऑल्सो गोइंग थ्रू अ मैसिव हीट वेव सिचुएशन। भारत के अंदर मैंने बताया था दोस्तों, हमने मार्च के अंदर में हीट वेव जो है वो एक्सपीरियंस की। अब बात कर रहे हैं हम सर फ्लड। फ्लड क्या होता है दोस्तों? देखो, हाई वाटर लेवल जो है दैट ओवरफ्लो इट्स नेचुरल बैंक। मतलब मान लो कोई धारा बह रही है पानी की, और उसमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि वो जो धारा अपना जो किनारा है उसको क्या करे, तोड़ दे, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम फ्लड कहते हैं, ठीक है। दस फ्लड आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम और रिवर। इसीलिए जो फ्लड है वो नदियों से ही संबंधित होती है। अ स्ट्रीम फ्लड व्हेन इट डिस्चार्ज इट्स ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑन रिवर चैनल, ठीक है, ये आपको समझना। अब फ्लड जो है हम 3-4 टाइप में बांट देंगे। एक्सेस वाटर फ्लोइंग ओवर द रिवर बैंक्स आर सबमर्ज एडजेसेंट लैंड्स। भाई ज़्यादा पानी आएगा तो आसपास के एरिया को डुबो देंगे, वही बात है यार। अब फ्लड 3 प्रकार की कह रहे हैं हम। फ्लैश फ्लड कॉजिंग बाय द रैपिड एंड एक्सटेंसिव रेनफॉल, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो जाए झमाझम, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उसे फ्लैश फ्लड आ जाएगी। रिवर फ्लड कहते हैं कि जब बारिश के अंदर में एक नदी है उसमें कंसिस्टेंट स्नो, जैसे भाई भारत में गंगा नदी है, तो मान के चलो ऊपर से ग्लेशियर में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पिघलने लग जाए और साथ साथ में बारिश भी ज़्यादा हो जाए, और दोनों की वजह से नदी में पानी बहुत बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं रिवर फ्लड। कोस्टल फ्लड भी कहते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रॉम सर्जेस। भाई समुद्र तटीय इलाके हैं, तटीय इलाकों मान लो समुद्र जो है उसके अंदर में सुनामी विनामी टाइप का कुछ सिस्टम बन जाए, तो उससे भी जो है आपका कोस्टल फ्लड आ जाती है ना। तो 3 प्रकार की फ्लड हम यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये तो हुआ टॉपिक। अब बात करते हैं आपके रिलेटेड सर्च की। पहला जो चीज़ आपको देखना है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग प्रॉब्लम दोस्तों। क्लाइमेट चेंज और इससे एसोसिएटेड इश्यूज जो है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनको कभी भूलना नहीं और कभी छोड़ना नहीं, बिकॉज क्लाइमेट चेंज जो है एक रियल थ्रेट है पूरी दुनिया के सामने, और इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी, तो इनके बारे में अपडेट रहना। फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, भारत के अंदर में किस प्रकार से कौन सा एरिया जहाँ फ्लड वगैरह आती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में यार फ्लड कितने प्रकार की होती है, फ्लड के कारण क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्लाइमेट चेंज और फ्लड डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक चुरकुट सा सवाल मैं भी आपको देना चाहता था, बट मैंने सोचा कि रहने देते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता, बहुत अच्छा सवाल इससे नहीं बनेगा, तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। नाराज़ तो नहीं हो तुम? हाँ भाई, नाराज़ नहीं हो ना? एक बार स्कोर बता दो। 97 पे 4 विकेट हो चुकी है। 14.2 ओवर का खेल हो चुका है अभी तक समाप्त, ठीक है। रिसेंटली हार्दिक पांड्या ने 5वीं विकेट चटका दी। अच्छा एक बात बताइए, एशिया कप 20 ओवर का है क्या? 20 ओवर का है? कितना है? अरे मेरे को तुम्हें लोगों में से एक ने बताया है, ये मत सोचना सर मैच देख रहे हैं। हट, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्लैरिटी ऑन पेगासस मालवेयर रिपोर्ट। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के अंदर ऐसा नहीं होता कि वो पेगासस से, एक इजरायली कंपनी है एनएस है, पता नहीं एनएसओ है, तो उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया था पेगासस। ये पेगासस पता है क्या है? जैसे किसी की भी जानकारी निकालनी हो उसके ऊपर में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जासूसी करनी हो, तो उसके फ़ोन के ऊपर में सॉफ्टवेयर से एक लिंक भेजा जाएगा। अगर उस बंदे ने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। फिर उसके फ़ोन से ना आप क्या कर रहा है वो क्या नहीं, पूरे फ़ोन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। तो इजरायली कंपनी ने बनाया था ये,
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने इजराइल को विजिट किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसके एक पेपर में खबर भी आई थी कि भारत के प्रधानमंत्री पहली बार न्यूयॉर्क में गए थे और वहाँ पे $2 बिलियन की ये डील हुई थी। सॉरी, इसमें गए थे, इजराइल गए थे, तो वहाँ पर जाके उन्होंने $2 बिलियन की डील की थी इसी पेगासस सॉफ्टवेयर के लिए। तो उस समय इजराइल ने भारत को ये सॉफ्टवेयर दे दिया था और उसी के बदले में पहली बार भारत ने अपना जो स्टांस है वो बदला था, इजराइल को सपोर्ट किया था। और जो पैलेस्टीन और इजराइल का जो लड़ाई चल रही है ना, उस पर इजराइल के फेवर के अंदर में भारत ने वोट किया था। तो कह रहे कि उसका जो कारण था ना वो पेगासस सॉफ्टवेयर ही था, है ना। तो अभी कई सारे लोग भारत के अंदर में कह रहे थे कि भैया हमारे फ़ोन से में पेगासस सॉफ्टवेयर डाल के सरकार जो है क्या कर रही है, हमारी जासूसी कर रही है। तो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई लेवल पैनल बनाया था, तो पैनल की अभी रिपोर्ट आई है। तो रिपोर्ट ने कहा है कि ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई मतलब इस प्रकार की चीज़ें हुई नहीं। इसी के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा था कि एक डिटेल एफिडेविट फाइल करो भाई तुम, ठीक है। तो सरकार ने मना कर दिया था कि हम एफिडेविट फाइल नहीं कर सकते। ऐसी एफिडेविट आप तुम पब्लिक में फाइल कराओगे तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो वो भी जो है यहाँ पे कहा सरकार ने। तो यही मुद्दा है। तो बेसिकली जो बात कह रहे थे पेगासस से भाई हम पे जो है जासूसी हो रही है, सरकार नज़र रख रही है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए एक पैनल की रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि कुछ नहीं है, सब बकवास की बात है, सब भ्रम है, कुछ भी नहीं हो रहा। समझ में आ रही बात आपको दोस्तों? तो ये आपको बताया गया है। चलिए, अरे पढ़ लो, कुछ ना रखा है इस दुनियादारी में, ठीक है। आज जो तुम ये कर रहे हो ना, कल रोओगे, सही बता रहा हूं मैं तो। कल रोओगे, समझ रहे हो। इन चक्करों में मत पढ़ो, चुपचाप पढ़ाई कर लो। क्या कमेंट बॉक्स पढ़ते कब हो तुम यार? ये जो कमेंट करते हैं, मुझे नहीं लगता है पढ़ते हैं, ये तो कमेंट ही करते रहते हो तुम लोग। तो ये आया हुआ है टॉपिक दोस्तों, ठीक है। एक्सप्लेन सेक्शन में द हिंदू के में आज ही आया है। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि जो अभी पैनल इन्होंने बनाया था पेगासस इशू के अंदर में, उसको कोई भी एक्सक्लूसिव कंक्लूसिव इवेंट्स जो है, एविडेंस जो है इसके अंदर में नहीं मिला है। 29 फ़ोन जो थे कहा गया था जिनको टैप कर रही थी सरकार, मॉनिटर कर रही थी, और उनके हिसाब से जो है सरकार खुफिया जानकारी एकत्रित कर रही थी। तो ऐसा कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा कुछ नहीं है, मोह माया है सब। सुप्रीम कोर्ट ने आंसर मांगा था। द सुप्रीम कोर्ट विच ऑर्डर्ड द प्रोब लास्ट ईयर इनटू द एलिगेशन ऑफ यूज ऑफ इजरायली स्पाईवेयर पेगासस by government agencies for the targeted surveillance of politician, journalist and activist has asked its technical committee to unearth the following। 29 फ़ोन के ऊपर जो जर्नलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, ठीक है, और जो अन्य लोग थे, एक्टिविस्ट थे, उनके ऊपर जो कहा गया था कि सरकार जो है गवर्नमेंट की एजेंसीज उनको टारगेट कर रही है, चेक कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टेक्निकल कमेटी, अच्छा सरकार ने ये भी कहा था कि कमेटी जो है सरकार की होनी चाहिए, सरकार के अंडर में होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, नहीं कि फिर तो मामला बायस हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, वेदर पेगासस वाज यूज्ड ऑन द फोन्स और द अदर डिवाइसेस ऑफ द सिटीजन्स टू एक्सेस द डेटा, आपका ईव्सड्रॉप, इंटरसेप्ट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जाओ भाई चेक करो इस टेक्निकल कमेटी को कि क्या सरकार वास्तव में इसका इस्तेमाल कर रही है डेटा निकालने के लिए या देखने के लिए या इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट करने के लिए। डिटेल ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द पेगासस अटैक इफ एनी, अगर वास्तव में सरकार ने ऐसा किया है तो कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर सरकार ने पेगासस से अटैक किया और उनकी इंफॉर्मेशन ली है। What steps did the government take after the reports were published in 2019? कह रहा सरकार ने क्या स्टेप्स लिए हैं जब 2019 में रिपोर्ट आई थी, उसके बाद में सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं। एंड फॉर इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसीज हैज यूज्ड द पेगासस देन अंडर व्हाट लॉ, और किसी ने अगर इस्तेमाल किया है तो किस कानून के तहत में उसने इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ों की देखभाल की सुप्रीम कोर्ट की इस टेक्निकल कमेटी ने और फाइनली उसने कहा कि ना कुछ ना मिला। पेगासस एक स्पाईवेयर टूल है दोस्तों जो इजराइल की कंपनी है एनएसओ ग्रुप ने डेवलप किया है। स्पाईवेयर जो है ये पीपल के ऊपर स्पाई करता है थ्रू देयर फोन, मतलब फ़ोन का पूरा कंट्रोल जो है वो हाथ में चला जाता है जिसके पास सॉफ्टवेयर का कंट्रोल होता है। पेगासस वर्क बाय सेंडिंग एन एक्सप्लॉइट लिंक, पेगासस से एक एक्सप्लॉइट लिंक मतलब एक लिंक जाएगा आपके फ़ोन के ऊपर, और अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया ना तो ये इसके कोड आपके फ़ोन में जो है एंटर हो जाएंगे और जिससे आपके फ़ोन में पेगासस इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो अटैकर है जिसने भेजा है आपके, उसके पास आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। वो कभी भी आपके फ़ोन का कैमरा ऑन कर देगा, कभी माइक ऑन करके
ठीक है, उसे सुनता रहेगा कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है, वो उसके हाथ में चला जाएगा पूरा का पूरा कंट्रोल। पेगासस यूज्ड इन इंडिया, कह रहा है कि पेगासस इज ग्रेडेड एज साइबर वेपन। पेगासस को एक साइबर वेपन के रूप में कहा गया है, ठीक है, इट इज अ साइबर वेपन एंड कैन ओनली बी सोल्ड टू द अथॉरिटीज गवर्नमेंट एंटिटीज एज पर इजराइल। और इजराइल ने कानून बना रखा है कि भैया ये जो साइबर वेपन है इसका केवल और केवल हम इसको सरकारी एजेंसियों को ही बेचेंगे, सरकारी एजेंसी के अलावा किसी और को ये हथियार जो है बेसिकली नहीं दिया जाएगा। मोस्ट रिपोर्ट हैव सजेस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन दीज कंट्रीज आर द क्लाइंट्स। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि लगभग मैंने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि भारत और इसके बीच में डील हुई थी $2 बिलियन की। भारत के प्रधानमंत्री गए थे ना, तो $2 बिलियन की डील हुई थी और भारत के जो है प्रधानमंत्री की इस डील के बाद में भाई भारत को ये पेगासस दे दिया गया था और बदले में भारत ने अपना जो पैलेस्टीन और इजराइल का जो मुद्दा था उस पर पैलेस्टीन का जो छोड़ के इजराइल को सपोर्ट करने का डिसीजन जो है लिया था। इट वॉज आफ्टर नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट टू द इजराइल। द आर्टिकल क्लेम्ड दैट आफ्टर दिस डील द इंडिया चेंज इट्स हिस्टोरिकल प्रो पैलेस्टीन स्टांस। जो हमारा प्रो पैलेस्टीन स्टांस था ना, हमने उसको चेंज कर लिया और हमने इजराइल के फेवर में वोट किया 2019 में, ऐसा कहा जाता है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट की इसके अनुसार ये कहा जाता है। सेंटर ने क्या कहा है दोस्तों, केंद्र सरकार का इसके ऊपर में क्या रहा है। केंद्र सरकार जो है उसने, सुप्रीम कोर्ट ने मैंने बताया था एक एफिडेविट मांगा था कि भाई तुम बताओ, एक एफिडेविट फाइल करो डिटेल के अंदर जल्द से जल्द। सरकार ने मना कर दिया था एफिडेविट के लिए। सरकार कह रही थी कि भैया ये नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है अगर हम इस प्रकार का कोई भी एफिडेविट जो है अगर हम फाइल करेंगे तो दैट कैन बी द थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, इसलिए मना कर दिया सरकार ने। साथ साथ सेंटर ने, केंद्र सरकार ने ये भी कहा था कि भाई ये जो कमेटी आप बना रहे हो टेक्निकल कमेटी, ये सरकार के अंडर में होनी चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। कहता पागल समझाया क्या, तुम्हारी कमेटी होगी तो तुम्हारे फेवर में बोलेगी तो बायस डिसीजन होगा, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। चलिए समझ में आया। CSE अश्योर मतलब 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 साल का आपको फ्री मिल रहा है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के ऊपर है। कॉम्बो का मतलब होता है जिसमें GS प्लस ऑप्शनल दोनों आपको मिलता है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक ही कोड पे है और वो कोड है सुमित 10। अगर आप सुमित 10 लगाओगे तो ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलो अगला चलते हैं चाबहार पोर्ट के ऊपर। कौन सा पोर्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पोर्ट इज चाबहार पोर्ट। इंडिया बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि ये चाबहार पोर्ट वाला प्रोजेक्ट हो जाए। ईरान के अंदर है ये, ठीक है, ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है ये। ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है जो गल्फ ऑफ ओमान के अंदर है, यहां पर है देखो ईरान। वैसे और भी है, पर्शियन गल्फ में है, बट वो डीप सी पोर्ट नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, हम इसको बना रहे थे, चाइना ने ग्वादार पोर्ट बनाया है ऐसे यहाँ पे, हम चाह रहे हैं कि इधर ये बना दें। तो फिर हमारी जो, जैसे हम अफगानिस्तान के अंदर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान से होके जाना पड़ता है, लेकिन ये होने के बाद ना हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर हम सीधा अफगानिस्तान के अंदर जा सकते हैं, सीधा ईरान से होते हुए। तो हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिक पोर्ट है ये, और ये भारत को साथ साथ में जो आपका नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, इसको बीच में आप नीचे आप इससे क्या करेगा दोस्तों, कनेक्ट करेगा। तो अभी भारत के जो पोर्ट मिनिस्टर है सोनोवाल साहब, तो उन्होंने विजिट किया है यहाँ पे इस पोर्ट को और कहा है कि जल्द से जल्द इस पोर्ट को कंप्लीट करते हैं। तो ये इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लगातार भारत इसके ऊपर जो है नज़रें बनाए हुए है, प्रयास कर रहा है कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो है वाटरवेज, उन्होंने शाहिद बेहसती पोर्ट एट चाबहार, चाबहार एक सिटी है, यहाँ 2 पोर्ट है, एक पोर्ट का नाम है शाहिद बेहसती और एक और है, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। ये चाबहार के अंदर है, ईरान के अंदर। सो वहाँ पे जाके विजिट किया है ताकि देखा जाए कि प्रोग्रेस कितनी हुई है, जो डेवलपमेंट है पोर्ट को बनाने की वो किस स्टेज पे है, कितना जल्दी जो है पोर्ट बन जाएगा और नहीं बन जाएगा। चाबहार सिटी जो है ना, इट इज ऑल्सो होम ऑफ ईरान ओनली डीप सी पोर्ट। ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है दोस्तों यहाँ पर, जिससे ओशियन की डायरेक्ट एक्सेस है। गल्फ ऑफ ओमान से सीधा आप यहाँ पे चले जाओगे, अरेबियन सी के अंदर इंडियन ओशियन में आप आ जाओगे। लोकेशन जो है ऑफ द गल्फ ऑफ ओमान, मैंने आपको बताया, देखो इधर, ठीक है, यहाँ पर है, तो ये गल्फ ऑफ ओमान में, यहाँ से सीधा अरेबियन सी मतलब इंडियन ओशियन, समुद्र, हिंद महासागर। तो यहीं पे इसकी लोकेशन है गल्फ ऑफ ओमान की। तो ऑफ द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, ईरान साउथ ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ, अगर इसमें आप देखोगे तो ये चाबहार सिटी कहाँ पर है दोस्तों, आपका सिस्तान बलूचिस्तान, ठीक है,
एंड इज द ओनली ईरानियन पोर्ट विद डायरेक्ट एक्सेस टू द ओशियन। और ओशियन ईरान का एकमात्र पोर्ट है जहां से सीधे आप ओशियन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। चाहबार पोर्ट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट पोर्ट, एक का नाम है शाहिद कालांतरी और दूसरे का नाम क्या है दोस्तों आपका शाहिद बेहसती। चाहबार बंदरगाह में 2 अलग अलग बंदरगाह है जिसे शाहिद कलंतरी और शाहिद बेशती कहा जाता है, ठीक है। और उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, चाबहार पोर्ट। तो अभी भारत के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने किसको विजिट किया है दोस्तों, उन्होंने विजिट किया है दोस्तों शाहिद बेहसती। तो देख लें जाके कि क्या प्रोग्रेस है, कहां पर पहुंचा है, कहां पर नहीं पहुंचा। चाबहार इज एन इंपॉर्टेंट फॉर इट्स फिशरीज, कह रहा कि चाबहार पोर्ट जो है वो अपनी फिशरीज सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है एंड विल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कनेक्टिंग साउथ एशिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे फिशरीज के लिए, ईरान की फिशरीज के लिए। एंड इट विल एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण ईरान के लिए एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर के रूप में काम करेगा। ये साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट से क्या करेगा, आपका कनेक्ट करेगा, यानी कि वेस्ट एशिया से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों भारत के लिए इसका, तो पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, चाइना ने ग्वादार पोर्ट बनाया, हम बना रहे हैं क्या, चाहबार पोर्ट। इससे हम ईरान का डायरेक्ट एक्सेस ले लेंगे, प्लस में एनर्जी रिच जो पर्शियन गल्फ नेशंस है, पर्शियन नेशन है, उनका हमें एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी सबसे खास बात है। द पोर्ट गिव एक्सेस टू द एनर्जी रिच पर्शियन गल्फ नेशन, सदर्न कोस्ट एंड सेंट्रल एशिया एंड इंडिया कैन बाईपास पाकिस्तान विद द चाहबार पोस्ट बिकम द फंक्शन। एक बार ये हो गया ना, तो हम सीधा जाके पर्शियन गल्फ नेशन जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं इस बंदरगाह के द्वारा। एनर्जी जो है वहाँ से हम डायरेक्ट इधर लेके आ सकते हैं, तेल वगैरह, ठीक है। एक बार ये पोर्ट तो हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे। द पोर्ट विल रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन स्वेज कैनाल, जो स्वेज कैनाल पे हमारी डिपेंडेंसी है वो जो है घट जाएगी और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन टाइम है दोस्तों वो बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा। मई 2016 में भारत, ईरान और अफगानिस्तान के लिए एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट भी हुआ था। तीनों ने एक त्रिपक्षीय एक समझौता भी किया था, जिनमें उन्होंने कहा था कि हम जॉइंट डेवलपमेंट के लिए चाहबार पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इंडिया जो कह रहा था कि हम भाई जो है इसका अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में इस पोर्ट का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें अफगानिस्तान की एक्सेस मिल जाएगी और हम अफगानिस्तान को क्या करेंगे, इससे फिर हम डेवलप करेंगे। तो ये भारत ने भी यहाँ पर कहा था। समझ में आ रही बात दोस्तों, समझ में आ रही है दोस्तों? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर समझ आ रहा है तो ओके की रिपोर्ट लिखो। एक बार वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर देते आप यार, वीडियो लाइक कर दो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अनअकैडमी पे लोन कैसे लें दोस्तों, देखो कमेंट बॉक्स में ना एक आपको गूगल फॉर्म दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। एक गूगल फॉर्म दिख रहा है आपको, बस आपसे अनुरोध है इस गूगल फॉर्म को भर दो, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो भरना, ऐसे ही मतलब कोई खामखा मत भरना। तो आप जब इसको भरोगे ना, इस फॉर्म को फिल करोगे, तो मेरी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, तुरंत आपको पूरी प्रोसेस बता देगी कि कैसे होगा, ठीक है, सही है नहीं है, ठीक है, सारा। तो मेरी टीम मेंबर जो है वो आपसे बात करके आपकी जो पूरी प्रोसेस है उसको हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इस फॉर्म को भर दीजिए, हो जाएगा काम, बस और कुछ भी नहीं करना आपको। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, नाम से ही समझ में आ गया, हम समुद्र को हम क्या कर रहे हैं, साफ करना चाह रहे हैं। समुद्र को तो क्या साफ करोगे, बाकी जो बीच एरिया है, 75 साल हो गया हमारी आज़ादी को, ठीक है, हमने अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया है, तो हम चाह रहे हैं कि दोस्तों भारत के 75 बीच जो है हम उनको साफ करना चाह रहे हैं। और इस जो बीचेस को साफ करने की जिम्मेदारी हम किसको दे रहे हैं दोस्तों, जन भागीदारी कर रहे हैं, हम लोगों कर रहे हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हमने क्या किया है भाई, जो 75 बीच है उनमें हर 1 किलोमीटर के एरिया के लिए हमने 75 रिप्रेजेंटेटिव को रखा है जो एक्टिविस्ट है, तो वो काम करेंगे और बीच को क्या करेंगे, साफ सुथरा करने का प्रयास करेंगे। तो इसी को नाम दिया गया है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव इंस्पेक्ट द बीचेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एट द ईडन बीच पौंडीचेरी, तो वहां पर इन्होंने जाकर विजिट किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट पार्टिसिपेटेड इन द स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन एट पौंडीचेरी, तो इन्होंने जाके इस पे पार्टिसिपेट किया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का दोस्तों, टू क्रिएट अवेयरनेस, लोगों के अंदर में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, ठीक है, अमंग द पब्लिक हु लिव्स अलोंग द बीचेस, उन लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए जो बीच के आसपास जो है वो रहते हैं, ताकि वो कोस्ट को क्लीन रख सकें और समुद्र को सेफ बना सके। तो इसके लिए दोस्तों ये इसका क्या है, इस कैंपेन का, दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन।
डिटेल में बताऊं तो अबाउट स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन क्या है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो है, क्लीन कोस्ट सेफ सी कैंपेन जो है, इट इज अ 75 डे सिटीजन लेड इनिशिएटिव। 75 दिन का प्रोग्राम है और सिटीजन लेड इनिशिएटिव मतलब लोग जो है इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों द्वारा चलाया गया मुहिम है। इट एम्ड एट इंप्रूविंग द कोस्टल एंड ओशन हेल्थ वाया कम्युनिटी एक्शन। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है दोस्तों, सामुदायिक कार्यवाही के साथ में माध्यम से तटीय और महासागरीय स्वास्थ्य में सुधार करना इसका उद्देश्य है। यह कैंपेन 5 जुलाई 2022 को शुरू हुआ था और अभी 17 तारीख को खत्म हो जाएगा। 17 तारीख को क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल कोस्ट क्लीन अप डे। 17 सितंबर 17 सितंबर तक ये चलेगा। 45 डेज का ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय कोस्ट क्लीन अप डे, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के ऊपर में समाप्त हो जाएगा। द 3 स्ट्रैटेजीज अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन, इसके अंदर 3 स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है दोस्तों। पहला है टू ऑल्टर एंड सेव द एनवायरमेंट, साथ ही साथ में बिहेवियरल चेंज, लोगों के बिहेवियर में चेंज लेके आए, एनवायरमेंट को सुरक्षित करें, है ना, ये इसका उद्देश्य है। द कैंपेन इज स्पीयर हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो ये कैंपेन किसका है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, याद रखना, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का नहीं है, ध्यान से समझना इस बात को, यहीं से सवाल आ जाएगा, ठीक है, याद रखना। हम सोचेंगे कि अच्छा ये तो एनवायरनमेंट से संबंधित, तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नहीं भाई, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। द कोस्टल क्लीन अप कैंपेन इज बीइंग टेकन एट द 75 बीचेस, 75 बीच के ऊपर में हम ये कर रहे हैं दोस्तों। द कोस्ट लाइन ऑफ विद एन एवरेज 75 वॉलंटियर विद एवरी 1 किलोमीटर द कोस्ट लाइन, मतलब समुद्र की तट की जो सीमा है ना, तो 1 किलोमीटर के लिए हम एवरेज 75 वॉलंटियर हम इसके ऊपर रख रहे हैं और इन 75 वॉलंटियर के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि ये जो है वो बढ़िया से हम इसको साफ सफाई जो है इसकी कर सकें। तो इसके 3 गोल हैं। पहला है कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली, मतलब आप बीच बीच पे जाते हो तो फिर ऐसा कुछ खाओ मत यार उल्टा सीधा जो खा के आपको वहाँ फेंकना पड़े, गिराना पड़े। कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली, सेपरेट वेस्ट एट होम एंड डिस्पोज द वेस्ट रिस्पॉन्सिबली। आप अगर आप जाते भी हो और वेस्ट आप जनरेट भी करते हो तो वो भी आप क्या करो, रिस्पॉन्सिबली। यार PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, कितनी बार बताऊँ मैं आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल मेरा, टेलीग्राम चैनल मेरा, टेलीग्राम चैनल 26 और 27 का मिल चुका है, आज मैंने सेंड कर दिया है। 28 का आज जो अभी कर रहा हूँ, ये क्लास के बाद में मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना। अगली बात करते हैं पोर्ट क्लांग। पोर्ट क्लांग पता है कहाँ पे आपको, मलेशिया में। तो भारत का एक इंडिजीनस डेवलप्ड पेट्रोल वेसल है, पेट्रोल व्हीकल है जो यहाँ पे गया है, ठीक है। इंडियन नेवी जो है ना वो क्या कर रही है कि हमारी जो समुद्र तट है उससे भी दूर दूर जाके हम देख रहे हैं, दूर दूर जाकर भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो उसी के तहत में हमारा जो पेट्रोल वेसल व्हीकल है ये कहाँ पे गया है दोस्तों, इसका नाम है INS सुमेधा। INS सुमेधा जो है वो पोर्ट क्लांग पे गया। पोर्ट क्लांग मलेशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो मलाक्का स्ट्रेट के अंदर में स्थित है, ठीक है, सिंगापुर के पास में है, तो वहाँ पर गया है। चलिए थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालते हैं पोर्ट क्लांग के बारे में। इसका पहले नाम कुछ और था, बाद में इसका नाम बदल दिया गया है। यहाँ पर है देखो पोर्ट क्लांग मलेशिया, ठीक है, इधर गया है अपना, ठीक है। ये मलाक्का स्ट्रेट है। मलाक्का स्ट्रेट किसके बीच में है, ये आपका मलेशिया, और इधर ये क्या है दोस्तों, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का ये कौन सा आइलैंड है बताओ मुझे, ये सुमात्रा, ये जावा, ठीक है, इनके बीच में है आपका। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है इसको बोलते हैं सुंडा स्ट्रेट। सो एज अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट, भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज INS सुमेधा ने मलेशिया के पोर्ट क्लांग का दौरा किया अभी। INS सुमेधा जो है एक इंडिजीनसली डेवलप्ड है, मतलब हमने खुद बनाया है, देश के अंदर बनाया है। एक नेवी का ऑफशोर पेट्रोल वेसल डिप्लॉयड किया हमने दोस्तों फॉर मल्टीपल रोल, अलग अलग काम दिए हमने इसको। इंडिपेंडेंटली एंड इन सपोर्ट ऑफ फ्लीट ऑपरेशन, अलग से भी जाके कर सकता है, और जो फ्लीट मतलब बड़ा जहाज का बेड़ा जाता है उसके साथ भी ये जाके वहाँ पे काम कर सकता है। इसी के तहत वो गया है कहाँ पर, क्लांग पोर्ट। ये जो पोर्ट क्लांग है दोस्तों ये मलेशिया के अंदर स्थित है, ठीक है। कॉलोनियल टाइम में, अंग्रेजों के टाइम पे इसको पोर्ट आपका स्वेतनहैम के नाम से जानते थे हम, स्वेतनहैम। बाद में हमने इसका नाम बदल के क्या कर दिया, पोर्ट क्लांग हमने नाम रखा, जुलाई 2019 हमने नहीं, मलेशिया ने रखा। ये मलेशिया का दोस्तों लार्जेस्ट पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री, मलेशिया का लार्जेस्ट पोर्ट है। इट इज ऑन द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, मलाक्का के अंदर में जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, वहां पर ये स्थित है दोस्तों, मिडवे बिटवीन द मेजर पोर्ट ऑफ पिनांग एंड सिंगापुर, ठीक है। चलिए इट इज हेल्टर्ड बाय 2 लॉन्ग मैनग्रूव्स आइलैंड, Kelang and Lemut. Its hinterland consists of rich rubber and teen area of Kuala Lumpur and Sarawak.
कह रहा है कि 2 लंबे मैनग्रोव द्वीप, जो मैनग्रोव द्वीप हैं केलांग और लुमुट से घिरा हुआ है ये बंदरगाह, मैनग्रोव्स द्वीप हैं, वहाँ पे मैनग्रोव्स खड़े हैं। इसके भीतरी इलाकों के अंदर में कुआलालंपुर और सेरम्बम समृद्ध रबड़ और टीन के क्षेत्र हैं, जहाँ पे रबड़ और टीन जो है वो आपका निकालते हैं। अगला बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है हमारा CSA6 जीन। देखो क्या होता है ना, कई लोग जो होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, समझते हो ना, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है ना, तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के बाद उनको कई ऐसी दवाइयाँ, जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, जैसे एड्स का पेशेंट है, तो उसको इम्यूनोसप्रेंट पे रखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि हमारी इंटेस्टाइन के अंदर में कई सारे ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो जब इम्यून सिस्टम होता है तब तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जब वो इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता ना, तो वो एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं हमें, ठीक है। तो ऐसा ये जो जीन है, हमने इसकी डिस्कवरी की है, जिससे हम उस प्रकार की फैलने वाली इन्फेक्शन को रोक सकते हैं जो हमें ICU के अंदर होती है जब हम इम्यूनोसप्रेंट पे होते हैं, जब हमारा इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। तो चलिए बात करते हैं CSA6 जीन्स के बारे में। न्यूली आइडेंटिफाइड जीन्स कुड बी क्लू अ ट्रीटमेंट टू द फंगल इन्फेक्शन इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। अ न्यूली आइडेंटिफाइड जीन्स कैन होल्ड द की टू प्रिवेंट फंगल। कह रहा हमने एक नया जीन आइडेंटिफाई किया है, ये जो हमारी फंगल इन्फेक्शन जो हो रही है, जिसको बोला जाता है कैंडिडाडाइसिस। तो ये जो कैंडिडाडाइसिस होती है, जो ICU में रहते हैं ना जो पेशेंट, इंटेंसिव केयर उनको होती है कैंडिडाइसा, तो ये उसको रोकने में क्या हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। ये उनको होता है जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम जो है ना उस समय काम नहीं कर रहा, हम ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सप्रेस रहती है। द जीन कॉल्ड एज CSA6, इस जीन का नाम रखा गया CSA6। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन कैंडिडा albicans, a fungal species infamous for causing high rate of morbidity and mortality under the certain immunocompromised conditions such as AIDS and during the cancer treatment। कैंसर ट्रीटमेंट और एड्स के दौरान दोस्तों इस कैंडिडाडाइस की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है और वो बीमार भी होते हैं इसकी वजह से। तो अब इस जीन की वजह से हम इसको पहचान कर पाएंगे। ए फंगल स्पीसीज रिजाइडिंग इन द म्यूकोसलर लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड द यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। कह रहा स्वस्थ व्यक्तियों में जठरांत्र और जो मूत्र जननांगी है उसके पथ में आपका म्यूकोकोसल स्तर में रहने वाली एक कवक प्रजाति है, ठीक है। जब हमारी प्रतिरक्षा जो है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना, जब वो कमज़ोर होता है ना, तो फिर ये जाके अटैक करती है और होस्ट को इल कर देती है और उसकी वजह से कई सारी बीमारियां जो हैं उसको होके वो मतलब पेशेंट डेथ हो जाता है। बट ये जो जीन्स हमने ढूंढा है ना, इस जीन की वजह से बेसिकली ये जो फंगल इन्फेक्शन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों समझिएगा CSC एश्योर क्या है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। कॉम्बो क्या होता है दोस्तों, देखो कॉम्बो को समझो आप GS प्लस ऑप्शनल अगर आप इकट्ठे लेते हैं तो ऐसी अवस्था में दोस्तों आपको 1 साल का, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फ्री मिल रहा है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। तो ये आपको सिर्फ ऑफर सुमित 10 कोड पे मिल रहा है। तो जाइए दोस्तों सुमित 10 कोड लगाइए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है फटाफट से परचेज कर लीजिए, ठीक है। तो जाइए फटाफट से। सब्सक्रिप्शन वैसे 2 होते हैं, एक तो होता है प्लस और एक आइकॉनिक। देखो दोनों में ही कोड यूज करना है आपको सुमित 10। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, मैंने आपको जो ऊपर गूगल फॉर्म दिया है कमेंट बॉक्स में, उसको भर दीजिए, गूगल फॉर्म को भर दीजिए। वो फॉर्म भरने के तुरंत बाद जो है ना आपको मेरी टीम आपको संपर्क कर लेगी। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस होता है दोस्तों, इसके अंदर में पर्सनल गाइडेंस नहीं होता, बट दोनों में ही सुमित 10 कोड आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप सिर्फ GS का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये GS प्लस का सब्सक्रिप्शन है, GS आइकॉनिक का। ये प्राइस है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। आप मेरा कोड लगाओगे आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये जो डिस्काउंट एक्स्ट्रा 10% ये सिर्फ सुमित 10 कोड पे ही है, ये ऑप्शनल का है दोस्तों। जाइए फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी को बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।